ये बात हम आपको बता चुके हैं कि 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंतखाबात करवाए तो उसके बाद मुल्क में शदीद इंतशार और खाना जंगी फैल गई। उस खाना जंगी के नतीजे में पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी और 9 बड़ी सियासी जमातें जो 9 सितारे कहलाते थे, उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया जिसको निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट कहते थे। क्योंकि भुट्टो के ज़माने में कुफ्र, इल्हाद, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी इस कदर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी कि उसके ख़िलाफ़ अवाम में एक गुस्सा और रद्द अमल था। और इलेक्शन के बाद जो तहरीक चलाई गई उसका नाम फिर निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट रखा गया। हालांकि उसके अंदर जैसे कहा कि सेकुलर पार्टीज़ भी थीं, मजहबी जमातें भी थीं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अवाम के दिल की आवाज़ ये थी कि भुट्टो के ज़माने की जलालत और बेहयाई और बेशर्मी और लिबरल सेकुलरिज्म जो पूरे माशरे में फैलाया जा रहा था, उसको ख़त्म करके मुल्क में शरीयत का निफाज किया जाए। और यही निफाज शरीयत मूवमेंट थी जो फैल कर पूरे पाकिस्तान में फैल गई। और भुट्टो ने उसके ऊपर पहले फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के ज़रिए तसादुम इसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, इन पर गोलियां चलवाईं, हज़ारों लोगों को, सैकड़ों को गिरफ्तार किया, कत्ल करवाया और फिर फ़ौज को हुक्म दिया कि फ़ौज इनको कत्ल करे। और ये बात भी हम आपको बता चुके हैं कि फ़ौज ने फिर ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। Since last year, there has been turmoil in Pakistan's internal affairs. During the first quarter of 1977, more than 270 people died in disturbances, and by April, curfew and martial law had been imposed on the major cities of Karachi, Lahore and Hyderabad. The reason for the civil disobedience and Mr. Bhutto's clampdown? The allegations that he'd stayed in power by rigging the elections last March. As tension increased, several curfew breakers were shot. Mr. Bhutto's right to impose martial law was ruled unconstitutional by Lahore High Court. Diplomats and MPs resigned in protest against Mr. Bhutto. Rawalpindi saw some of the worst of the rioting against the Bhutto government's policies and the imposition of martial law. This demonstration was staged by the Pakistan National Alliance, who spearheaded demands for the Prime Minister's resignation and fresh elections. Because Mr. Bhutto has been telling to everybody that I want to have a dialogue, but these rascals don't want to have dialogue with me. So we want to give him a proper dialogue. And we want to prove to you and to everybody else abroad and inside the country that he is the real rascal and not we. But public demand is only one, that Mr. Bhutto must go. पूरे मुल्क में इस कदर इंतशार फैल चुका था और कोई सियासी क़यादत मौजूद नहीं थी और अपोजिशन और भुट्टो के दरमियान इस कदर खुरेज तसादुम हो रहे थे सड़कों पे, इसके बाद अब और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि जनरल ज़ियाउल हक मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत अपने हाथ में ले लें। भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया और जनरल ज़िया ने आने के बाद ये ऐलान किया, क्योंकि वो ख़ुद भी एक मुसलमान आदमी थे, उन्होंने ऐलान किया कि जो कौम के जज्बात हैं कि मुल्क में शरीयत नाफिज की जाए तो इंशाअल्लाह अब ये जो फ़ौजी हुकूमत आई है ये मुल्क को इस्तेहकाम भी देगी और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में इस्लाम के निज़ाम के नफाज के लिए भी कोशिशें करेगी। मेरे इन ऐलानात के पीछे जो जज्बा कार फरमा था वो ये था कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और पाकिस्तान की रोज़मर्रा ज़िंदगी उस नज़रिए के मुताबिक ढल जाए
जो उसके क़याम का जवाज़ और मूजब बना था, यानी नजरिया इस्लाम। मेरी दानिश के मुताबिक अगर जनूबी एशिया के मुसलमान इस्लाम के नाम पर जौक दर जौक तहरीक पाकिस्तान में शामिल ना होते तो अलहदा वतन का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता। इसके अलावा मेरा यह भी ईमान है कि पाकिस्तान के ज़िम्न में बाबा कौम हज़रत क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच सेकुलर नहीं, इस्लामी थी। पूरे मुल्क में उसके बाद तमाम फसादात फौरी तौर पर ख़त्म हो गए। लोग जनरल ज़िया के आने से बहुत खुश और मुतमईन थे। भुट्टो से इस कदर तंग थी पूरी कौम कि जनरल ज़िया उनको एक रहमत के फरिश्ते लग रहे थे। तमाम सियासी जमातों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया और 100% ताउन का यकीन दिलाया जनरल ज़ियाउल हक़ को और पाक फ़ौज को कि आप आएँ, मुल्क को स्टेबलाइज़ करें और मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करें। ये एक तारीख़ी हकीकत है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि उस मौके पर अल्लाह ने जनरल ज़ियाउल हक़ जैसा सिपहसालार पाकिस्तान को दिया, क्योंकि आगे जो वाक़यात आने वाले थे वो इस कदर खौफनाक थे। पूरी दुनिया की जोग्राफियाई सियासत में इतने बड़े बड़े ज़लज़ले आने वाले थे और पाकिस्तान को इतने शदीद ख़तरात लाहक होने वाले थे कि अगर उस वक्त वहाँ कोई इमरान, नवाज़ या जरदारी जैसा लीडर होता तो बचे कुचे पाकिस्तान कभी बेड़ा गर्क होकर रह जाता। ये अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त पाकिस्तान की क़यादत एक मुसलमान सिपहसालार के हाथ में थी। जनरल ज़िया को आए हुए कुछ अरसा ही हुआ था। एक तरफ तो दाखिली तौर पर जैसे कहा कि मुल्क स्टेबल हो चुका था, लेकिन सिर्फ भुट्टो का मुकदमा चल रहा था। भुट्टो को 1979 में सज़ाए मौत दे दी जाती है, मगर 79 में ही आसपास पूरे खित्ते में इतने बड़े बड़े, जैसे कहा, जोग्राफियाई सियासत के ज़लज़ले बर्पा हो जाते हैं कि पूरा उनका असर पाकिस्तान की जानिब आता है। पूरे पाकिस्तान को वो हिला कर रख देते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा वाक़या नहीं था कि जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान की वजह से वो वाक़यात अमल पजीर हुए हों या जनरल ज़िया की किसी पॉलिसी की वजह से हुए हों। ये सारे धमाके पाकिस्तान से बाहर हो रहे थे, लेकिन उनका असर पाकिस्तान की जानिब आना शुरू हो गया। 1979 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाता है। जनरल ज़िया 1977 में आए थे। 79 में सोवियत यूनियन पूरी क़ुव्वत के साथ 4-5 लाख फ़ौज लेकर अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाता है और अफ़गानिस्तान से लाखों की तादाद में महाजरीन निकलकर पाकिस्तान की जानिब पनाह लेने के लिए आने लगते हैं, क्योंकि पूरे अफ़गानिस्तान में सोवियत फ़ौजें एक कत्लेआम शुरू करती हैं, गांव और देहात सफ़ा हस्ती से मिटा देती हैं, बमबारी करती हैं और बड़ी ताकत से वो अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करती हैं। सोवियत यूनियन पिछले 150-200 साल से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से होता हुआ गर्म पानियों तक आने की कोशिश कर रहा था। आपको याद होगा, जो तारीख़ थोड़ा बहुत आप जानते हैं, कि 19वीं सेंचुरी में ग्रेट गेम कहलाता एक हुआ था ब्रिटिश एम्पायर और उस वक्त की रशियन एम्पायर के दरमियान, कि इंडिया और सारे इलाके पे ब्रिटिश एम्पायर थी और सेंट्रल एशिया सारा जो था वो रशियन एम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया था और वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए नीचे आना चाहते थे। और इसके लिए अंग्रेज़ों ने उसको रोकने के लिए कई मरतबा अफ़गान वॉर्स की, अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जंगें की और आखिर में 1892 में वो ड्यूरेंट लाइन का मुआहदा किया कि जिसके मुताबिक अफ़गानिस्तान को एक बफर जोन के तौर पर रखा जाएगा कि उसके पीछे रशियन एम्पायर होगी और इस जानिब ब्रिटिश एम्पायर रहेगी। रशियन एम्पायर पिछले 200-250 साल से मुसलमान इलाकों के ऊपर से होता हुआ अफ़गानिस्तान और नीचे तक आने की कोशिश कर रहा था और 1979 में बिल आखिर वो ताकतवर सोवियत यूनियन अपनी तमाम तर एटमी ताकत और टैंकों और हथियारों और तैयारों के साथ 5 लाख की फ़ौज लेकर अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गया और पाकिस्तान की सरहद के साथ खड़ा हो गया आगे। The Soviet occupation of Afghanistan came as no surprise to General Zia, and he for one has no doubt of the Soviet objective in the region. Their eyes are on the warm waters and they want to occupy the Gulf. And whosoever occupies the Straits of Hormuz occupies the Gulf. They're only 350 miles now from the Strait of Hormuz. And it is not very, you don't have to have such a sharp brain to see as to what are their assessment, what are their total
designs. That's quite obvious. आजकल की चूंकि नस्ल ने वो वक्त देखा नहीं है ना, आप तुर्खम बॉर्डर के सामने रशियन सोवियत टैंक देख रहे थे, वहां से अगर उनकी आर्टिलरी और टैंक फायर करते तो वो पेशावर पर उनके गोले गिरते आके। पाकिस्तान की तमाम बलूचिस्तान की सरहद के आगे सोवियत टैंक खड़े हुए थे और वो तैयार थे कि बलूचिस्तान में दाखिल होकर सीधा गवादर तक जाएं और वहां की बंदरगाह पर कब्जा कर लें। If a Soviet thrust was ever made through the Kojak Pass, the reverberations would not stop at Pakistan. If there was nothing to hinder them at all, the Russians could complete their breakout from the north and reach the warm waters of the Indian Ocean, reach them at the port of Gwadar. Before the Russians took over Afghanistan, the world could be excused ignorance of Gwadar, a sleepy fishing port so undeveloped that within 200 miles there are only 5 miles of tarmac road, where the best means of transport remains the camel. But there is rather more to this place than first meets the eye. Gwadar is simply the best natural harbour on the Arabian Sea coast, a century ago, like now, the prize in the great game. If Tsarist Russia had ever realised her dream of a warm water port on the Indian Ocean, the great game would have been lost, because from here she could have threatened British India, the jewel in Queen Victoria's crown. Immediately to the west lie the Straits of Hormuz, at the mouth of the Persian Gulf, the West's oil lifeline, to us the most vital waterway in the world. पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। 1971 में यही सोवियत यूनियन था जिसने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ा था, और 9 साल के बाद वो सोवियत यूनियन हमारे मगरिब की जानिब से, हमारी मगरबी सरहदों के अक्रॉस आकर खड़ा हो चुका था। ये बात जहन में रखें कि ये वो सोवियत यूनियन है जिससे लड़ने के लिए पूरी नेटो बनाई गई थी। पूरी कोल्ड वॉर इस वक्त जारी थी, अपने उरूज पे थी कोल्ड वॉर, जो 50s, 60s और 70s में वेस्टर्न ब्लॉक और सोवियत यूनियन के ब्लॉक के खिलाफ लड़ी जा रही थी। और पूरे खरबों अरबों डॉलर लगा के अमेरिकियों ने यूरोप में रूस को रोकने के लिए नेटो बनाई थी और पूरी दुनिया में अपने बेसेस बनाए थे। और 1960 में जिस तरह पाकिस्तान में बडावेर में भी एक बेस उनको दिया गया था कि वो रूस के ऊपर से जासूसी करना चाह रहे थे, अब वही सोवियत यूनियन पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सरहदों के साथ आकर खड़ा हो गया था। The Russian cynical blockade of Berlin had brought Europe to the brink of war. It was at last clear that only a strong defensive alliance could deter them from further adventures. On 4 April 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया। अब हम क्या करें? हमारा बदतरीन दुश्मन एक मशरक में इंडिया वैसे ही मौजूद था, जो ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने पाकिस्तान तोड़ दिया था चंद साल पहले, और फिर 74 में उसने एटमी धमाके भी कर लिए और वो एटमी ताकत भी बन चुका था। पाकिस्तान ना तो एटमी ताकत था, ना हमारे पास जदीद हथियार थे। हमारी आधा मुल्क 9 साल पहले टूट चुका था, और अब सोवियत यूनियन अपनी पूरी ताकत के साथ कि जो इंडिया का हिमायती और हलीफ था, वो हमारी सरहदों के साथ खड़ा हो गया आगे। और साथ साथ जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया तो पाकिस्तान के अंदर जितने वो सारे सुरखे थे जिनको हम सोशलिस्ट एलिमेंट्स या कम्युनिस्ट एलिमेंट्स कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द, मैंगल और मरी और बुक्टी कबीले के अंदर जो उनके एलिमेंट्स थे, जो जिनके खिलाफ मुसलसल पाकिस्तान हर थोड़े अरसे के बाद एक फौजी कार्रवाई करता था, ये तो खुशियां मनाने लगे कि इनका बाप आके अफगानिस्तान में बैठ गया। पख्तूनिस्तान बनाने की तहरीक उरूज पे पहुंच चुकी। इन लोगों को पुख्ता यकीन था कि अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि पहले तो कम्युनिस्ट हुकूमतें थी काबुल में, नजीबुल्ला की, तो उससे पहले बब्र कारमल की, तो सरदार दाऊद की, मगर अब तो सोवियत यूनियन खुद आ गया और उन्होंने अपना एक पपेट नजीबुल्ला ला के काबुल में बिठा दिया। जिस तरह हामिद कारज़ई था या अशरफ गनी था, इसी तरह नजीबुल्ला था जो सोवियत कम्युनिस्ट पपेट था, उसको बिठाया। और सोवियत यूनियन ने जो उनकी सबसे खौफनाक इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो पूरी दुनिया में काम करती थी, KGB जिसका नाम था, उसने अफ़गान इंटेलिजेंस तैयार की खाद के नाम से।
और वो पाकिस्तान के अंदर इन खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान और इनके जो सारे ये जो ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल गद्दार है पाकिस्तान का, इनके ज़रिए इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करानी शुरू कर दी, पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने के लिए, ताकि सोवियत यूनियन के लिए आसान हो जाए कि वो अपनी टैंकों और फ़ौजों के साथ पाकिस्तान में दाखिल होकर गर्म पानियों तक पहुँच सके। Same happened in Afghanistan when first there was Taraki, he was killed by Amin, then Amin was killed by Babrak Karmal with the help of KGB. हमें अपनी तारीख में कभी इतना बड़ा ख़तरा हमें फेस नहीं करना पड़ा था। 71 में हम सिर्फ भारतीय फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़े, अंदर मुक्ति बानी थी, लेकिन अब तो सोवियत यूनियन खुद आके हमारी सरहदों के साथ खड़ा हो गया था। ये वो वक्त था कि जब जनरल ज़िया ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया। यही मैं कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक सिपा सालार था जो हमारा सरबराह था, मुसलमान सिपा सालार था। जनरल ज़िया ने तमाम अफ़गान मुजाहिदीन ग्रोहों को जमा किया और उनसे कहा कि आप अफ़गानिस्तान में जिहाद करें, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है। 40-50 लाख महाजरीन से कहा आप पाकिस्तान में आ जाएं, आपको पाकिस्तान में हम पनाह देंगे, क्योंकि अगर इन महाजरीन को न बचाया जाता पाकिस्तान में तो ये अफ़गानिस्तान के अंदर ज़िबा कर दिए जाते। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने अफ़गानिस्तान को राइट ऑफ कर दिया कि अफ़गानिस्तान गया अब हमारे हाथ से, क्योंकि सोवियत यूनियन जिस मुल्क में दाखिल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस मुल्क से कभी निकाला नहीं जा सका था। ईस्टर्न यूरोप सारा, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, जिस मुल्क का आप नाम लेते हैं, पूरा ईस्टर्न यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन उनमें दाखिल हुआ तो अभी तक वहीं मौजूद था, और अब नया मुल्क सोवियत यूनियन के कंट्रोल में और कब्जे में आ गया, और वो अफगानिस्तान था। अमेरिकन ने, यूरोपियन वर्ल्ड ने, नेटो ने तो राइट ऑफ कर दिया कि जी अफगानिस्तान गया हमारे हाथ से, अब क्या करें। उन्होंने तो अबैंडन कर दिया सारे प्रोजेक्ट को। मगर जनरल ज़िया ने फैसला किया कि हम सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में रोकेंगे। ये पाकिस्तान की जंग थी, क्योंकि उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी, आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि गर्दो गुबार जो वहां मगरब के अंदर उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए। मैं आपको ये मतला कर रहा हूं कि अगर खुदा ना करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान का। किसी सूरत में भी ये ना मगरिब की जंग थी ना अमेरिका की जंग थी। आप सर्कमस्टांसेस तो देखें ना, जो तारीख हमने आपको बताई है। चंद साल पहले यही सोवियत यूनियन पाकिस्तान तोड़ चुका है, अब यहाँ के बैठ गया पेशावर के साथ। पहली मर्तबा पाकिस्तानी टैंक और सोवियत टैंक आमने सामने आ चुके थे। ऐसे में जनरल ज़िया ने फैसला किया कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की मदद करेंगे, और पाकिस्तान ने इनकी मदद करनी शुरू कर दी। कोई दुनिया में हमारे साथ नहीं आया था। वेस्टर्न वर्ल्ड 1981 के बाद आई है। 1-1.5 साल पाकिस्तान अकेला लगा रहा इन मुजाहिदीन की मदद करने के लिए। पाकिस्तान का अपना फैसला था कि हमने सोवियत यूनियन को इससे आगे नहीं आने देना, हमने यहाँ से वापस धकेलना है। एक तो ये वाक़या हुआ कि अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन दाखिल हो गया और पाकिस्तान के लिए इतनी क़यामत खेज़ सूरत हाल पैदा हो गई। दूसरी जानिब ईरान में इनकलाब आ गया, शाह का तख्ता उलट दिया गया और वहाँ पर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत आ गई और एक मजहबी शिया इनकलाब आ गया। उसका असर पाकिस्तान पर आने लगा, क्योंकि ईरानियों ने आने के फ़ौरन बाद पूरी दुनिया में अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और चूँकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा नज़दीक था और पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, शिया एलिमेंट्स की भी और मिलिटेंट भी हैं, कबायली भी हैं, वो जाहिर है वो सब भी उस ईरानी इनकलाब से मुतासिर हुए। एक जानिब हज़ारों लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन, जिनमें अक्सरियत सुन्नी थी, वो पाकिस्तान में आई। मुजाहिदीन आए जो कि सुन्नी थे, वो आए। फिर पाकिस्तान के अंदर शिया एलिमेंट्स मुनज़्ज़म होने लगे ईरान की सपोर्ट की वजह से। पाकिस्तान में एक खौफनाक फ़िरका वाराना जंग शुरू हो गई। अब ये जंग पाकिस्तान ने नहीं शुरू की, अफ़गान मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान से आए, ईरानी इन्फ्लुएंस्ड शिया ग्रुप पाकिस्तान में वो मुनज़्ज़म हुए। मगर इस जंग को ज़्यादा भड़का दिया किस बात ने कि इसी दौर में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया, ईरान में इनकलाब आया, और तीसरा एक बहुत बड़ा भौंचाल जो इस पूरे खित्ते में आया वो ईरान और इराक़ की जंग शुरू हो गई। और ईरान और इराक़ की ये जंग, इसमें आने वाले वक्तों में 20 लाख के करीब मुसलमान दोनों जानिब से मारे गए। 10-12 साल ये जंग चली। और ये जंग सिर्फ ईरान और इराक़ की जंग नहीं थी, ये अरबों और अजमियों की, फ़ारसियों की जंग बन गई।
और फिर उससे ऊपर जाकर ये शिया और सुन्नी की जंग बन गई। पूरी मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ पे शिया और सुन्नी बसते थे उनमें फ्रिक्शन और टेंशन्स पैदा होनी शुरू हो गई, उनमें तसादुम शुरू हो गए, फ़िरका वाराना जंगें शुरू हो गई। रियासती सतह के ऊपर मुस्लिम दुनिया में पहली मरतबा फ़िरका वाराना जंगें शुरू हो गई, चूँकि सऊदी अरब और कुवैत और ईरान अपने अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को हर जगह मुसलमान दुनिया में फंड करने लगे और आपस में एक खौफनाक फ़िरका वाराना जंग शुरू हुई। पाकिस्तान बिकेम अ प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड। हमारे सऊदियों से, अरबों से भी ताल्लुकात अच्छे थे, ईरानियों से भी अच्छे थे, और दोनों ने हमारी इस मोहब्बत और दोस्ती का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में अपने मिलिटेंट ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। जो ईरान इराक़ जंग, उसका फॉल आउट पाकिस्तान में ये आया कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना जंगें शुरू हो गई। अब इसमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जनरल ज़िया ने किया हो या इनकी पॉलिसीज़ का नतीजा हो। पाकिस्तान तो सिर्फ अपनी जगह मौजूद था, ये सारे तूफ़ान पाकिस्तान की जानिब बाहर से आ रहे थे। अब पाकिस्तान की क़यादत का सिर्फ ये काम था कि इस सारे तूफ़ानों में ये जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान को बचा के रखें किसी तरह, ये काम था पाकिस्तान की क़यादत का। और इसीलिए मैं कहता, आगे मैं आपको बताऊंगा कि जनरल ज़िया ने किया क्या, कि अल्लाह का एहसान था कि इस वक्त अल्लाह ने पाकिस्तान को एक जनरल ज़िया जैसा मुसलमान हुक्मरान दिया हुआ था। ही वॉज द मैन ऑफ क्राइसिस, मर्द बहरान जिसे कहते हैं। अगर यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडरशिप होती, शरीफ या इमरान या जरदारी जैसी, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारा क्या हशर होता आप लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब ये तीन बड़े बड़े ख़तरात थे जो पाकिस्तान की जानिब पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। मगर इसके अलावा एक बहुत बड़ा ख़तरा और भी था। वो ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब 1979 में फांसी दे दी गई, तो भुट्टो के बेटों और बेटी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने के लिए एशिया की एक बहुत खौफनाक दहशतगर्द तंजीम बनाई, जिसका नाम भुट्टो के नाम पर रखा गया, अल जुल्फ़िकार। Our message to General Zia is that release my father and hold free election and let the people decide the fate of the country. And if that's the case, then there will be no reprisals, there will be no revenge. In that case, we are not going to do anything. But if he is going to go ahead with the hanging, then we are going to take revenge. Not only me and my brother, but all the sons of my father. पाकिस्तान के अंदर खौफनाक दहशतगर्दी शुरू हो गई, बम धमाके शुरू हुए, लोगों को कत्ल करना शुरू हुआ, जगह जगह सड़कें उड़ाई गई, पुल गिराए गए, रेल की पटरियां उखाड़ी गई, PIA के जहाज़ अगवा किए गए। खौफनाक दहशतगर्दी, इससे पहले पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी से वाकिफ़ नहीं थी। जो पहली दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के अंदर बाकायदा बनाई गई एक नज़रिए और नाम के साथ, वो पीपल्स पार्टी ने बनाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटों ने बनाई। शाहनवाज़ भुट्टो और दूसरा भी उसका बेटा, क्या नाम है उसका, जो कराची में मारा गया, मुर्तज़ा भुट्टो, और बेनज़ीर उसमें शामिल थी, ये सब, और उनकी माँ भी शामिल थी, नुसरत भुट्टो। हमारे जुल्फ़िकार के गोरीलों ने 5 जनवरी को कोर्ट में हाई कोर्ट के जज के एयर कंडीशन कांड में एक बम रखा था जो ब्लास्ट हुआ था 5 जनवरी के दिन। तो इसके अलावा हमारे गोरीलों ने एक गैस की पाइपलाइन से लाहौर में बम रखा था जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक आदमी मर गया था। उसके बाद तारा चिनार के अंदर DC ऑफिस के अंदर हमारे गोरीलों ने एक बम रखा 5 जनवरी के दिन। 1981 में अल जुल्फ़िकार ने पाकिस्तान का एक जहाज़ अगवा कर लिया, PIA का। पहले उसको काबुल ले गए, ज़ाहिर है काबुल में दुश्मन हुकूमत थी, उन्हीं की मदद से किया था सारा काम इन्होंने, उन्हीं की मदद से ये पूरे पाकिस्तान में धमाके करवाते थे। जहाज़ अगवा करके काबुल ले गए, और काबुल में फिर वहाँ पर पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट थे, तारिक रहीम, उनको गोली मार के जहाज़ से नीचे गिरा दिया गया। और फिर इस जहाज़ को काबुल से उड़ाकर ये सीरिया ले गए, दमास्कस। यहाँ बशारुल असद का बाप हाफिजुल असद वहाँ पर उस वक्त हुक्मरान था। उस वक्त सद्दाम हुसैन, बशारुल असद और क़ज़्ज़ाफ़ी, ये तीनों सोशलिस्ट ब्लॉक के लीडर्स थे। ये तीनों वो थे जो रूस के ज़्यादा नज़दीक थे, बास पार्टी के थे, कम्युनिस्ट थे, लादीन थे, सेकुलर थे। और ये भुट्टो के बड़े दोस्त थे, क्योंकि भुट्टो भी इसी मज़हब का था, सेकुलर, लादीन, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ब्लॉक का। तो ये सारे ममालिक उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने लगे। यानी कैसी बदनसीबी की बात है, लोग सद्दाम हुसैन को हीरो समझते हैं, क़ज़्ज़ाफ़ी को हीरो समझते हैं। ये सद्दाम हुसैन पाकिस्तान में बाकायदा दहशतगर्दी करवा रहा था, असलहा और रुपया पैसा देता था दहशतगर्द ग्रोहों को, अल जुल्फ़िकार को।
तो जो PIA का जहाज़ अगवा किया गया वो दमास्कस ले जाया गया, वहाँ पर उसको खड़ा कर दिया गया और पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने, भुट्टो की फैमिली ने, जुल्फ़िकार के लोगों ने, मुर्तज़ा भुट्टो ने डिमांड की कि पाकिस्तान की जेलों में जितने भी पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द और जुल्फ़िकार के दहशतगर्द कैद हैं इनको रिहा करवाया जाए। मजबूरन जनरल ज़िया ने एक जहाज़ भर के कोई 200-250 लोगों को यहाँ से पाकिस्तान से भेजा, उनको सीरिया भेजा गया। सीरिया गए, फिर जहाज़ वहाँ से रिलीज़ हुआ, जहाज़ और उसके पैसेंजर्स को लेकर वो जहाज़ पाकिस्तान वापस आया। 200-250 अल जुल्फ़िकार के दहशतगर्द पाकिस्तान से रिहा किए गए, वो सीरिया चले गए और मुल्क से बाहर ही रहे जब तक जनरल ज़िया ज़िंदा रहे। जनरल ज़िया के बाद जब बेनज़ीर की हुकूमत आई तो ये लोग वापस आ गए पाकिस्तान में। और बदनसीबी की बात है कि आज भी पाकिस्तान के बड़े बड़े हुकूमती ओहदों में आपको वो अल जुल्फ़िकार के दहशतगर्द मिलते हैं जो जहाज़ अगवा होने के बाद जिनको मुल्क से बाहर भेजा गया था। जिसने भी पाकिस्तान को तकलीफ़ पहुँचाई है, अल्लाह ने उससे शदीद इंतकाम लिया है और बहुत जलील करके मारा है, उनकी नस्लें ख़त्म कर दी। शेख मुजीबुर रहमान अपने पूरे ख़ानदान समेत कत्ल हुआ था, तमाम उसकी औलाद मारी गई सिवाय एक बेटी के। इंदिरा गांधी को अल्लाह ने कत्ल करवाया और उसकी पूरी औलाद, उसके दोनों बेटे इबरतनाक मौत मरे, एक दहशतगर्दी में, एक तैयारे के हादसे में। और यही अल्लाह ने फिर भुट्टो की औलाद के साथ किया। वो जिन्होंने अल जुल्फ़िकार बनाई, हज़ारों पाकिस्तानियों को शहीद किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की, अल्लाह ने उस ख़ानदान का फिर इबरतनाक अंजाम किया। शाहनवाज़ भुट्टो अपने भाई के साथ पैसों की लड़ाई पर यूरोप में कहीं मारा गया, इल्ज़ाम वो उसकी बीवी को देते रहे कि आईएसआई ने उसकी बीवी के ज़रिए उसे कत्ल कराया, असल में उसके भाई ने ही उसको कत्ल किया था। मुर्तज़ा भुट्टो कराची की सड़कों पर उस वक्त मारा गया जब उसकी अपनी सगी बहन बेनज़ीर मुल्क की वज़ीर आज़म थी और मुर्तज़ा की बेटी ये कहती है कि बेनज़ीर और उसका शौहर उसके कत्ल में शामिल थे। कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं की गई। Do you have any doubts about who you think was behind your father's killing? There is a moral responsibility for my father's murder, and that moral responsibility rests with Benazir, with my aunt and her government. They presided over a state whereby the security forces, the police, were empowered to act with impunity. It was her government that stopped my family from filing an FIR. It was her government that arrested those survivors and the witnesses to the murder, but not the police. But you've been clearer than that. You said very clearly in the book that you hold Asif Ali Zardari responsible. We know the police pulled the trigger, but who gave them their orders? There's the order and the orchestration. We saw not only an environment whereby these encounter killings were accepted by the state and were celebrated by the state, but then we also saw the government engage in the cover-up. And then we saw the aftermath. One of the police officers who we hold responsible for my father's murder was given on our last Pakistan Day a Hilal-e-Imtiyaz by Asif Zardari, the president. And he awarded him a national medal for his services to the Pakistani people. Does that include killing Murtaza Bhutto? और फिर बेनज़ीर बज़ाते खुद एक धमाके में दहशतगर्दों के हाथों मारी गई और उसके कत्ल की भी कोई तहकीक नहीं की गई। और गालिब गुमान यही है कि जिसने बेनज़ीर को कत्ल किया उसी ने मुर्तज़ा को भी फिर कत्ल किया था। When my father's killing happened, the streets were washed up and the blood and glass was removed. And I asked my aunt then, the Prime Minister, I said, why did they do that? Why did they clean the scene of the crime? And she said to me, oh, this isn't the movies, Fatih, this is government, we do things differently. And her refusal to look into that, I mean, her acceptance of a bad investigation made it possible for the same thing to happen to her. उनकी माँ नुसरत भुट्टो जो अपने दहशतगर्द बेटों की हिमायत करती रही, दुबई में पागल खाने में पागल होकर किसी घर में मारी गई और किसी ने उसकी कब्र और लाश भी नहीं देखी। इस ख़ानदान के साथ इबरतनाक अंजाम हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी नस्ल ख़त्म हो गई। उसका जो असल पोता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो हिजड़ा बन गया, हमजिन्स परस्त बन गया, यूरोप में नंगा नाश्ता फिरता है और अब उसका नाम भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। इबरत का मकाम बना दिया अल्लाह ने उसको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है।
मैं आर्टिस्ट हूँ, विजुअल आर्टिस्ट हूँ और मैं अमेरिका में रहता हूँ। इस वक्त जो शख्स अपने आप को भुट्टो कहता फिरता है वो भुट्टो नहीं है, वो जरदारी का बेटा है। भुट्टो की नस्ल को अल्लाह ने काट दिया। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। इस पाकिस्तान का एक अलमिया है। मेरा पुख्ता यकीन है कि जो कुछ सद्दाम हुसैन के साथ या आज बशारुल असद के बाप हाफिजुल असद के साथ और बशारुल असद के साथ हो रहा है और क़ज़ाफ़ी के साथ हुआ, ये उनके उस गुनाहों का नतीजा है कि जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए। कराची में एक पाक लिबिया होल्डिंग कंपनी थी जिसका एक डायरेक्टर था, अमार उसका नाम था, और वो पूरे कराची और सिंध में लोगों के सर कुचला करता था, हथौड़े से करवाया करता था ये काम। हथौड़ा ग्रुप बहुत मशहूर था, आप अगर गूगल करके देखें तारीख में आपको मिल जाएगा। हथौड़ा ग्रुप था पाकिस्तान में, सड़कों पे सोए हुए लोग उनके सर कुचल के उनको मार दिया जाता था कि दहशतगर्दी फैलानी थी। उसको गिरफ्तार किया गया, मुल्क से निकाला गया। ये सब कुछ क़ज़ाफ़ी करवा रहा था भुट्टो की मोहब्बत में। तो एक जानिब तो ये खौफनाक दहशतगर्दी जो जुल्फ़िकार की जानिब से हो रही है और इसकी पुष्ट पे पूरी तरह भारतीय इंटेलिजेंस भी थी, सोवियत KGB भी थी, अफ़गान खाद भी थी, इराक़ी इंटेलिजेंस थी, सीरियन इंटेलिजेंस थी, लिबियन इंटेलिजेंस थी। इस दहशतगर्दी को संभालना था पाकिस्तान में। इसी जुल्फ़िकार ने फिर पूरे सिंध में एक बगावत बर्पा कर दी जिसको MRD का नाम दिया गया, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी 80s की। पूरे सिंध में जिस तरह कच्चे के डाकू आज आप देखते हैं जिन्होंने तबाही मचाई हुई है, पूरे सिंध में कत्लो गारत थी। सड़कें ब्लॉक की जा रही थी, रेल की पटड़ियाँ उखाड़ी जा रही थी, सरकारी अमलाक पर हमले किए जा रहे थे। इस कदर तबाही मचाई गई सिंध के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेनज़ीर के मरने के बाद इन्होंने पूरे सिंध को आग लगा दी थी। ये सब कुछ ही काम पहले भी कर चुके हैं। और बेनज़ीर के मरने के बाद जिस तरह इन्होंने अरबों खरबों रुपए की जायदाद जलाई, लोगों को मारा, तबाही बर्बादी की, एक आदमी को सज़ा नहीं हुई। इसी तरह ये MRD के दौर में भी जो इन्होंने तबाहियाँ मचाई, जो गिरफ्तार किए गए, उनको हवाई जहाज़ के ज़रिए फिर बाहर भिजवा दिया गया क्योंकि जहाज़ अगवा कर लिए थे इन्होंने PIA के, मुसाफिरों को छुड़ाना था। उनमें से भी किसी एक को सज़ा नहीं हुई। वापस आके बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में ये आला अहदों पर फाइज हुए, आज भी लगे हुए हैं। तो एक जानिब जैसे आपको कहा कि बीच में पाकिस्तान की क़यादत जनरल ज़िया के पास थी, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप थी नहीं मुल्क में जो इस क्राइसिस को हैंडल कर सकती। ये अल्लाह का एहसान था कि जैसे कहा बार बार कि अल्लाह ने एहसान फरमाया पाकिस्तान पर कि हमें फ़ौजी सिपाहसालार दे दिया उस वक्त। जनरल ज़िया के ज़ाती हम आपको अब थोड़ा सा तारुफ कराएं क्योंकि सियासी बयानिया यहाँ चलता है। यहाँ पे सिर्फ जनरल ज़िया को एक विलन के तौर पर, एक जालिम शख्स के तौर पर, एक मुतशद्दिद शख्स के तौर पर पेश किया जाता है क्योंकि सियासी जमातें उनसे नफरत करती हैं। पाकिस्तान का लिबरल और सेकुलर तबका उनसे शदीद नफरत करता है और मौजूदा नस्ल जैसे कहा कि ना तारीख पढ़ती है ना तारीख जानती है। जनरल ज़िया ज़ाती तौर पर एक इंतहाई मुसलमान और मुहिब्ब वतन सिपाहसालार थे, पाकिस्तान से प्यार करने वाले, सीधे साधे आदमी, ज़मीन पर बैठने वाले, ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ने वाले, कोई हराम नहीं खाते थे, कोई करप्शन का नहीं था, कोई औरत की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शराब का कोई मसला नहीं था, अस्तग़फिरुल्लाह, सब साफ़ सुथरा सीधा साधा मुसलमान। इतना सीधा साधा कि जब भुट्टो ने उनको सिपाहसालार लगाया ही इसलिए था कि भुट्टो का ख्याल था कि ये सीधा साधा सिपाहसालार भुट्टो के आगे बात नहीं करेगा। भुट्टो ने एक मरतबा तंज़िया ये बात कही कि मैं इसकी मूँछों से अपने जूते बना लूँगा, जूतों के तस्मे बनाऊँगा। यानी तकब्बुर, अस्तग़फिरुल्लाह। बाद में अल्लाह की शान की नहीं जाए के हाथों भुट्टो को फांसी भी चढ़ी। तकब्बुर का इतना बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए इंसान को, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ज़िया साहब बुनियादी तौर पर मुसलमान भी थे और जब उन्होंने इक़्तिदार लिया तो उनकी ख्वाहिश भी हुई कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि वैसे ही निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट चल रही थी, पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। मगर ज़िया साहब अकेले थे, उनके पास टीम नहीं थी। उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की, शुरुआत कर दी, बुनियाद बनानी शुरू कर दी। जिस तरह कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन बनाया था, एक पूरी रिसर्च और एकेडमिक काम करवाया मोहम्मद असद और लियोपोल्ड वेस से। फिर लियाकत अली ख़ान ने उसकी बुनियाद पर करारदाद मकासद पेश की। इसी तरह का थोड़ा सा काम जनरल ज़िया ने भी किया, मुकम्मल नहीं कर सके जिस तरह लियाकत अली ख़ान और कायद-ए-आज़म मुकम्मल नहीं कर सके। जनरल ज़िया ने एक जो सबसे शानदार काम किया वो ये कि करारदाद मकासद को लेकर इन्होंने पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना दिया।
मेरे इन ऐलानात के पीछे जो जज्बा कार फरमा था वो ये था कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और पाकिस्तान की रोज़मर्रा ज़िंदगी उस नज़रिए के मुताबिक ढल जाए जो उसके क़याम का जवाज़ और मूजब बना था, यानी नज़रिया इस्लाम। इसके अलावा मेरा ये भी ईमान है कि पाकिस्तान के ज़िम्न में बाबा कौम हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच सेकुलर नहीं, इस्लामी थी। पाकिस्तान और इस्लाम के लाज़िम मलज़ूम होने की तायीद उलामा इकबाल के अफ़कार और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर से भी होती है और उस करारदाद मकासद से भी जो क़याम पाकिस्तान के बाद पहली दस्तूर साज असेंबली ने मंजूर की थी। अब इस बात की वजह से तमाम लिबरल और सेकुलर तबका जो पाकिस्तान में है उसको शदीद आग लगती है कि जनरल ज़िया ने हमेशा के लिए ये बात आइन का हिस्सा बना दिया कि पाकिस्तान में सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगा और पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ नहीं बनाया जा सकेगा जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। अब जाहिर है आपने फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक रूल सेट कर दिया कि पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान का भी सेकुलर रियासत नहीं बनेगा, सेकुलर कवानीन नहीं बनेंगे, सब कुछ जो होगा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और अगर कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो वो रद्द कर दिया जाएगा, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई कि एक सेकुलर अदालतें थी, उसके मुकाबले पे शरई अदालत भी होनी चाहिए। इन्होंने काजी कोर्ट्स बनाई कि काजी कोर्ट्स के लोगों के फैसले आसानी से हों। निज़ाम सलात शुरू किया, निज़ाम ज़कात शुरू करने की कोशिश की। इस तरह के बहुत सारे इक़दामात उन्होंने पाकिस्तान में किए, मगर जैसे कि कहा कि वो अकेले आदमी थे, मुकम्मल नहीं कर सके उस मिशन को क्योंकि आगे उनको शहीद कर दिया गया था। मगर उन्होंने पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रख दी थी। पाकिस्तान के अंदर उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न इस कदर मुहज़्ज़ब हुआ करता था कि पूरी कौम की तरबियत करने का इदारा पाकिस्तान टेलीविज़न था। जिन लोगों ने 1980s का टीवी देखा हुआ है, आप उन बुज़ुर्गों से पूछें, आज भी यूट्यूब पे वो ड्रामे आपको मिल जाते हैं। इस कदर रूहानी ड्रामे, इस कदर तरबियत करने वाले ड्रामे, इस कदर नज़रियाती और इस्लामी ड्रामे, इस कदर तारीख़ी ड्रामे, नसीम हिजाज़ी के नावल्स के ऊपर ड्रामे बनते थे, अशफाक अहमद साहब के लिखे हुए ड्रामे चला करते थे। पूरी कौम उनको देखती थी और एक नस्ल की तरबियत हो रही थी जो नज़रियाती थी, पाकिस्तान से प्यार करने वाली थी, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाली थी। वो जो मकसद था कि पूरी नस्ल की एक तैयारी की जाए, पूरे स्कूलों में हमारे निज़ाम सलात इन नमाज़ों का इंतज़ाम था, बच्चियों के लिए हिजाब का इंतज़ाम किया जा रहा था। पाकिस्तान को एक पूरे मीडिया पे, PTV के ऊपर कोई फहाशी, बुराई, बदकारी सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई TV पे आ सके, कोई गंदी फिल्म चले, कोई इस किस्म की बदतमीज़ी हो। हर चीज़ इस कदर मुहज़्ज़ब थी, बाइखलाक थी। आला तरीन लोग जो पाकिस्तानी मीडिया ने पैदा किए वो उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न में पैदा हुए। एक पूरी नस्ल की तरबियत की जा रही थी। देखा, यही वजह है कि पाकिस्तान का जो लिबरल और सेकुलर तबका था, जो भुट्टो के साथ खड़ा हुआ था, जो कराची में कसीनो और शराब खाने बना रहा था और पूरे पाकिस्तान को फहाशी, बुराई और बदकारी फैलाना चाहता था, जो आज भी वही लोग मौजूद हैं, वो लोग जाहिर है कि जनरल ज़िया से शदीद नफ़रत करते थे और आज भी करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की तारीख़ का वो एक शानदार तरीन दौर था कि जब नज़रिया पाकिस्तान उसको दोबारा से ज़िंदा किया गया एक सरकारी और रियासती सतह के ऊपर। हम लोगों को पहली मरतबा 14 अगस्त उस ज़माने में मनाना शुरू किया। पूरे पाकिस्तान को हुक्म हुआ कि आप पाकिस्तान का यौम आज़ादी बड़ी शान से मनाएंगे। पहली मरतबा हर गाड़ी पे, हर मोटरसाइकिल पर, हर रिक्शे पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया। उससे पहले कुछ भी नहीं होता था। भुट्टो के दौर में लोग भूल चुके थे कि पाकिस्तान बना कब था। ये याद था कि पाकिस्तान टूटा कब था, लेकिन ये याद नहीं था कि पाकिस्तान बना कब था और क्यों बना था। ये सब कुछ जनरल ज़िया के दौर में दोबारा जिंदा किया गया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ और इंशाअल्लाह इसी के नाम पर कायम रहेगा। और जो अनासर ये सोच रहे हैं कि इसके टुकड़े हो जाएंगे या ये तितर बितर हो जाएगा या बिखर जाएगा, या जो कुव्वतें इस वक्त अंदरूनी या बैरूनी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का अगर फजल रहा और अगर हमारे कौम के अपने इज्तिमाई अमाल ठीक रहे
तो इस मुल्क की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। पाकिस्तान की नजरियाती और रूहानी असास को जिंदा किया गया। पाक फौज को यह मोटो दिया गया, ईमान, तकवा और जहाद तुम्हारा मोटो है। इस्लाम को एक रियासती सतह पर जिंदा करके रियासत पर नाफिज करने का काम जनरल ज़िया ने शुरू किया। मुकम्मल नहीं कर सके, जैसे कहा कायद आज़म जैसे मुकम्मल नहीं कर सके, लियाकत अली खान मुकम्मल नहीं कर सके। ये तो जनरल ज़िया का वो नज़रियाती काम था जो पाकिस्तान में वो कर रहे थे। लेकिन अब हम आते हैं उस जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की तरफ कि जो असल ख़तरात पाकिस्तान को बाहर से लाहक हो रहे थे। हमने अल-जुल्फ़िकार का जिक्र आपको किया कि वो एक दाखिली दहशतगर्द तंजीम थी जिसने पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई थी। लोग इल्ज़ाम देते हैं कि जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, क्लाशनकोफ आई तो ड्रग्स आई। वजह नहीं बताते कि कौन लेकर आया। जनरल ज़िया लेकर नहीं आए, भुट्टो के बेटे लेकर आए। जनरल ज़िया ने यह तबाही नहीं मचाई, सोवियत यूनियन ने मचाई। ईरानी इनकलाब की वजह से आई, ईरान इराक जंग की वजह से आई। जनरल ज़िया ने पाकिस्तान को बचाया, और किस तरह बचाया अभी बताते हैं हम आपको। जैसे आपको बताया कि 1-1.5 साल तक पाकिस्तान अकेला खड़ा होकर अफ़गान मुजाहिदीन की मदद करता रहा। दुनिया को तो यकीन ही नहीं था, ना चाइनीज़ को यकीन था, ना अमेरिकन को यकीन था, ना वेस्ट को यकीन था, ना सऊदीज़ को यकीन था कि ये किस तरह मुमकिन है कि सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में रोका जा सके या शिकस्त दी जा सके। 1-1.5 साल के बाद जब अमेरिकन ने देखा कि पाकिस्तान वाकई ISI और पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में रोक लिया है, उनको नुकसानात होने लगे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, गुरिल्ला जंग शुरू हो चुकी है अफ़गानिस्तान में, तो फिर जनरल ज़िया ने अपने तमाम इत्तेहादियों को जमा किया। उसमें चाइनीज़ भी थे, उसमें सऊदीज़ भी थे, उसमें अमेरिकन भी थे, और उनके सामने पूरा प्रपोजल रखा, प्लान रखा कि अगर आप हमारा साथ दें तो हम सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में दफन कर सकते हैं। अमेरिकन को यकीन नहीं था, तो अमेरिकन ने शुरू में $200-300 मिलियन पाकिस्तान को ऑफर किए कि जी आप ये ले लीजिए। तो जनरल ज़िया ने वो रिजेक्ट कर दिए, ये कहकर के पीनट्स, आज मजाक उड़ाया जाता है उनका कि उन्होंने अमेरिकन इमदाद को पीनट्स कह दिया था। क्यों पीनट्स कहा था वो वजह मैं बताता हूँ आपको। इट वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्ट्रोक ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, यानी इतना शानदार स्ट्रोक था वो कि आज पूरा पाकिस्तान जो हमारा दिफा मजबूत है और हम खड़े हुए हैं जनरल ज़िया के उस एक जुमले की वजह से जो उन्होंने कहा था पीनट्स। अमरीकियों को जलील करके रख दिया था उन्होंने। अमेरिकन जो इमदाद लेकर आए थे कि अफ़गान महाजरीन के लिए और जहाद के लिए आप ये पैसे ले लें, जनरल ज़िया ने उठा के उनके मुंह पे मारे कि ये हमें नहीं चाहिए, ये पीनट्स हैं। फिर अमेरिकन ने पूछा आपको क्या चाहिए। अब जनरल ज़िया ने अपना प्लान सामने रखा। प्लान उनका ये था कि पूरी दुनिया से, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से, पूरे नेटो से वो वसाइल लेंगे और उन वसाइल के नतीजे में पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को तैयार किया जाएगा और बनाया जाएगा। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया जाएगा, दुनिया से जदीद तरीन असलहा लिया जाएगा, और जो हमको ये अरबों डॉलर हम इनसे वसूल करेंगे अफगानिस्तान में जंग के नाम पर, पाकिस्तान उस वसाइल और फंड्स को कंट्रोल करेगा सोवियत यूनियन को शिकस्त देने के लिए, और जो उससे फालतू होगा, इजाफी होगा, वो हम लेंगे और उससे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बनाएंगे और एटम बम बनाएंगे। इससे ज़्यादा ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती थी पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करने की, अपने दुश्मन की कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए। किसी को कोई शुबा नहीं था कि अमेरिकन हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। सबको पता था इनकी तारीख कि जब इनका काम निकल जाता है तो ये सबसे पहले अपने दोस्तों को डसते हैं। You want to use nuclear energy to create electricity. Yes, sir. Civilian uses of nuclear energy. That's right. But you won't sign that nuclear non-proliferation treaty, will you? No. Why won't you do that? John, freedom has no price. Isn't it true that you want to keep India off balance, and that's why you are involved in nuclear activity? No, sir. Isn't it true that you regard the bomb as the great equalizer? Not negative. We are not in competition with India, but we love our freedom and we love our autonomy, and we will not allow India to bully us. Now that does not mean that we should have a bomb, but if I can make the United States of America and others to think that what I am saying is the truth, then Mr. President, you've got the best of all worlds. You have created the illusion, and that would be your word, that you have the bomb, but you don't have the bomb. So you're still going to get the American aid,
and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people. अयूब खान के साथ भी इन्होंने वही किया था। अयूब खान ने भी उस वक्त स्ट्रेटेजिक अलायंस इनके साथ किया, F-104 स्टार फाइटर्स और पूरा असला और F-86 सेबर्स और तमाम तैयारे इनसे लिए, लेकिन 65 की वॉर के बाद जब हमने ये सब कुछ इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया तो इन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी अमेरिकन ने, और फैसला किया कि अयूब को तख्त से हटा देना है, जिसके लिए इन्होंने भुट्टो को लॉन्च किया। जनरल साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अमेरिकन ये करेंगे, ये हमारी हिस्ट्री थी, मगर उन्होंने कहा ये मौका है पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने का। इन्होंने कहा तुम चाहते हो कि हम सोवियत यूनियन से लड़ें तो हमको दुनिया का जदीद तरीन F-16 तैयारे दो। 40 F-16 तैयारे पाकिस्तान पहुंचे। दिखाने को अमेरिकन ने इसलिए दिए थे कि ये सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए। सब पाकिस्तानियों को मालूम था कि ये तैयारे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इंडिया की जान निकल गई। उस वक्त दुनिया में F-16 से ज़्यादा जदीद तैयारा कोई नहीं था। आज तक हम वही F-16 उड़ा रहे हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने F-16 ने, यस, हमने सोवियत यूनियन के जहाज भी मार कर गिराए। कई मरतबा सोवियत जहाज पाकिस्तान में दाखिल हुए, पाकिस्तान ने मार के गिराए। वो पूरी दुनिया पे एक धाक बैठ गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स सोवियत एयरफोर्स को मार के गिरा सकती है। इमेजिन करें दुनिया में जो इज्जत हमारी होगी उसके बाद। पूरी दुनिया देख रही थी। नेटो ने कभी वो काम नहीं किया था, अमेरिकन ने कभी वो काम नहीं किया था एयर टू एयर कॉम्बैट में सोवियत एयरक्राफ्ट मार के गिराए हों। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार के गिराए F-16 से, जो हमने अमेरिकन से लिए थे उस वक्त। और फिर जनरल ज़िया ने करोड़ों अरबों डॉलर डाइवर्ट करना शुरू कर दिए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, अल्लाह ने वो अपॉर्चुनिटी और मौके हमें फराहम किए। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा, और चंद ही दिनों के अंदर, 2-3 साल के अंदर, 80s के शुरू में ही पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका था। ये किया जनरल ज़िया ने। ये जो अमेरिकन को बेवकूफ़ बनाया कि जो थोड़े से पैसे लेकर आए थे उन्होंने उठा के उनके मुंह पे मारे पीनट्स। आज लोग मजाक उड़ाते हैं कि ज़िया ने कहा पीनट्स, और हमने डॉलरों के लिए जंग की। परले दर्जे के बेगैरत और बेशर्म होंगे वो लोग जो ये बात करते हैं कि हमने डॉलरों के लिए जंग की। ये सारी सर्कमस्टांसेस और माहौल मैं आपको बता चुका हूँ। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमारा कितना बड़ा थ्रेट था, और फिर हमने दुनिया को, अमेरिकन को बेवकूफ़ बनाकर अमेरिकन टेक्नोलॉजी, वेपन्स और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप किया, मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप किया। इसको कहते हैं ब्रिलियंट स्टेट्समैनशिप, शानदार क़यादत। ये डॉलरों की लड़ाई नहीं थी, ये पाकिस्तान के दिफा की और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के दिफा की और उम्मत मुस्लिमा के दिफा की जंग थी। क्या आप इंसानियत को इतना गिरा हुआ समझेंगे कि आज भी एक मुल्क दूसरे मुल्क पर सिर्फ ताकत के जरिए से तसल्लुत जमाने के अंदर कामयाब हो सकेगा? और क्या मैं और आप इसको आंख बंद कर तस्लीम कर लेंगे? तो इसमें किसी सुपर पावर या किसी अपने से बड़े या छोटे होने का सवाल नहीं, ये असूलों का सवाल। और एक इस्लामी मुमलकत कभी अपने असूलों से बाज़ नहीं। 1981 में इसराइलियों ने हमला करके इराक का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया था। इराक में एक एटमी रिएक्टर था जो सद्दाम हुसैन बना रहा था। तो हम इसराइलियों ने बाकायदा जहाज़ F-16 भेजे और उन्होंने जाके बॉम्बिंग की और जाके उन्होंने पूरा इराक का एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया। अमेरिकन को ये बात पता थी कि पाकिस्तान भी कहूटा के अंदर एटम बम बना रहा है। अब जाहिर है उनको सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। पाकिस्तान ने ठीक ठाक अमेरिकन की दुम मरोड़ी भी थी कि अगर तुमने हमें सपोर्ट न किया, तुमने हमें मदद न की, तो हम सोवियत यूनियन को नहीं रोकेंगे। अमेरिकन फंसे हुए थे। सारी की सारी जंग जो अफगानिस्तान में थी वो पाकिस्तान लड़ रहा था, अमेरिकन नहीं लड़ रहे थे। अमेरिकन CIA को तो इजाज़त ही नहीं थी कि दरियाए सिंध के मगरबी किनारे की तरफ जा सकते। 100% ऑपरेशंस ISI कंट्रोल कर रही थी। ना हम उनको कोई ऑडिट, कोई फंड्स के बारे में बताते थे, ना कोई उनको पैसे की रिपोर्ट दी जाती थी। सिर्फ ये था कि आप हमें असलाह देंगे, आप हमें पैसा देंगे, किस तरीके से जंग लड़नी है अफगानिस्तान में ये फैसला ISI करेगी। और डेथ बाय 1000 कट्स वो स्ट्रैटेजी डेवलप की गई कि छोटे छोटे जख्म लगा के सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में फंसा दिया। एक दिन के अंदर हज़ारों हमले होते थे पूरे अफगानिस्तान के अंदर, और सोवियत फौजी मरते थे। कहीं गाड़ी उड़ती थी, कहीं लैंडमाइन होती थी, कहीं उनको अफराद पे हमला किया जाता था, कॉन्वॉय एम्बुश किया जाता था। हज़ारों हमले हो रहे थे। ये सारे ऑपरेशंस सिर्फ ISI कंट्रोल नहीं कर रही थी, बाकायदा पाकिस्तान आर्मी और हमारी स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर जाकर अफगान मुजाहिदीन के साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे। पूरी दुनिया से हज़ारों की तादाद में ये अपॉर्चुनिटी फिर
अल्लाह ताला ने और क्रिएट की मुस्लिम दुनिया की, पूरी दुनिया से मुजाहिदीन को बुलाकर ओपन इन्विटेशन दे दी गई कि ठीक है आइए अफगान जिहाद में शामिल होइए, चूँकि बहुत बुरी तरह कैजुअल्टीज़ हो रही थी अफगान मुजाहिदीन की वहाँ पर। ज़ाहिर है सोवियत यूनियन बड़ी भारी ताकत इस्तेमाल कर रहा था, हमें मुजाहिदीन की ज़रूरत थी। तो पूरी मुस्लिम दुनिया में फिर अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने के लिए ऐलान जिहाद कराया गया। हज़ारों की तादाद में पूरी मुस्लिम दुनिया से लोग आके, मुजाहिदीन आके, उन सब की ट्रेनिंग भी ISI के पास थी, उन सब को भी अफ़गानिस्तान के अंदर तरबियत दी गई, असलाह दिया गया और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ डिप्लॉय किया गया। इसका फ़ायदा आगे जाके क्या हुआ हम बताते हैं आपको। तो जनरल ज़िया ने अफ़गान जिहाद को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। अब इसराइलियों को मालूम थी ये बात, अमेरिकन्स को भी मालूम थी कि जनरल ज़िया उन फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं कहूटा में पाकिस्तान का एटम बम बनाने के लिए। तो 1980s के शुरू में 81 में वो चूंकि इराक का एटमी रिएक्टर तबाह कर चुके थे, तो 82-83 में इसराइलियों ने और इंडियंस ने प्लान किया कि हम पाकिस्तान पर हमला करके कहूटा को तबाह कर देते हैं। इंडिया के एयर बेसिस के ऊपर इसराइली जहाज भी आ चुके थे, इंडियन एयरक्राफ्ट भी थे, और उन दोनों का प्लान था कि सैकड़ों की तादाद में वो तैयारे आएंगे कहूटा पे, रावलपिंडी के पास चूंकि कहूटा, यहाँ पर आकर बॉम्बिंग करेंगे, इसको तबाह करेंगे, जिस तरह उन्होंने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया था। अल्लाह का एहसान देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के पास F-16s आ चुके थे। जब हमें खबर हुई कि इसराइली और इंडियन एयरक्राफ्ट आकर पाकिस्तान पर कहूटा पर हमला करने वाले हैं, तो तमाम पाकिस्तानी F-16s को हवा में उड़ा दिया गया। ये अल्लाह का एहसान था कि हमारे पास जदीद तैयारे थे उस वक्त। ये ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी जो जनरल ज़िया ने बनाई थी कि दुश्मन की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के दिफा को मजबूत कर लिया। तमाम हमारे F-16s ऊपर उड़ गए और इसराइल को पैगाम भेज दिया गया कि अगर तुमने पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर पर हमला किया कहूटा पर, तो हम डिमोना का एटमी प्लांट तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी पायलट से पूछा गया कि वन वे मिशन है, डिमोना पे हमला करना है। यहाँ से हमारे F-16s के पास सिर्फ वन वे रूट, वन वे फ्लाइट का फ्यूल था। ज़ाहिर है रिफ्यूलर हमारे पास नहीं थे, दुनिया का कोई और मुल्क हमारी मदद नहीं करता। वन वे ऑपरेशन हो सकता था कि हम यहाँ से जाएं, डिमोना पे हमला करें और उसके बाद उस पायलट को या क्रैश कर जाना था या इजेक्ट कर जाना था। तमाम पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 पायलट्स ने हाथ खड़े कर दिए कि इस ऑपरेशन पे वन वे सुसाइड मिशन पर हम जाएंगे। जब ये तसल्ली हो गई कि हमारे पास पायलट्स भी तैयार हैं, तैयारे भी हैं, तो फिर इंडिया और इसराइल को मैसेज दे दिया गया, कोशिश करके देख लो, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और फिर हमारा जवाब जब आएगा तो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम इंडिया के भी एटमी रिएक्टर तबाह करेंगे, इसराइल के भी एटमी रिएक्टर तबाह करेंगे। पूरी पाक फ़ज़ाइया हवा में थी उस वक्त। जब भारतीयों ने और इसराइलियों ने ये देखा कि पूरी पाक एयरफोर्स इस वक्त हवा में है, तो फिर उन्होंने ये प्लान कैंसिल किया। वो उड़ चुके थे तकरीबन, आई मीन देयर डिफरेंट रिपोर्ट्स, कुछ कहते हैं उन्होंने फ्लाई नहीं किया, कुछ कहते हैं उन्होंने फ्लाई कर चुके थे, दे टर्न ऑन द वे, रास्ते में ही वापस मुड़ गए। मगर ये अल्लाह ने एहसान फरमाया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो इतने शदीद ख़तरे में आ चुका था, जनरल ज़िया की इस ब्रिलियंट एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से अल्लाह ने पाकिस्तान को बचा लिया। ना सिर्फ हमने भारत को थ्रेट किया बल्कि इसराइल को भी थ्रेट किया। अब मुझे बताएं, जो कोई कमांडर और सिपाहसालार जो डॉलरों के लिए जंग करता है वो इस तरह कर सकता है? किस कदर फहश और बेशरम इल्ज़ाम लगाते हैं ये बेगैरत लोग। ये पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की जंग हो रही थी और जब ये बात हो गई, एक दफ़ा उन्होंने देख लिया कि इसराइल और इंडिया तक हमला करने आए, फिर जनरल ज़िया ने खुल के बात कर दी। उन्होंने कहा कि हम वी आर ओनली अ स्क्रू ड्राइवर अवे फ्रॉम द बॉम्ब, यानी हम बम बना चुके हैं, बस एक पेच कसना बाकी है। पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया गया तुम्हें अब हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर यही हुआ 1986 में। इंडिया ने अपनी पूरी फौजें लाकर पाकिस्तान की सरहदों के साथ खड़ी कर दी और इंडिया का पूरा प्लान था कि पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट देंगे। इसका मशहूर इंडियन ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्रास टैक्स। इत्तफाक से मेरे इदारे का नाम भी ब्रास टैक्स है। एक जानिब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन था, मशरक़ में 5 लाख भारतीय फ़ौज पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की सरहदों के साथ खड़ी हो गई आके, और किसी भी लम्हे जंग हो सकती थी। इसी बात का ख़तरा था पाकिस्तान को हमेशा से कि अगर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आ जाएगा तो उनके पास इतनी ताकत है कि अगर भारत यहाँ से हमला करे और वो वहाँ से हमला करें तो पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, स्पेशली जब पाकिस्तान के अंदर अवामी नेशनल पार्टी जैसे गद्दार और अल जुल्फ़िकार जैसी दहशतगर्द तंजीमें पहले ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए जनरल ज़िया ने क्या किया। अगेन इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह का एहसान था कि उस वक्त उसने हमें जनरल ज़िया जैसा लीडर दिया हुआ था। उसी ज़माने में पाकिस्तान और इंडिया का एक क्रिकेट मैच आ गया।
और जनरल ज़िया ने बगैर अनाउंस किए इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, गांधी का जो बेटा था, उसको फ़ोन किया और कहा कि मैं मैच देखने आ रहा हूँ, और जहाज़ में बैठे और दिल्ली पहुँच गए। अब वो क्या करता, रिसीव तो करना ही था। पूरा इन्होंने मैच देखा उसके साथ और पूरी बड़े हंसते मुस्कुराते रहे, लग ही नहीं रहा था जैसे कोई टेंशन है। ग्राउंड पे सिचुएशन ये थी कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक खौफनाक जंग शुरू हो सकती थी। और जब वापसी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो राजीव उनको छोड़ने के लिए आया, तो जनरल ज़िया ने राजीव का हाथ पकड़ा और उसको एक जानिब ले गए। बाद में एक इंडियन डिप्लोमेट कहता है कि मैं राजीव का चेहरा देख रहा था कि राजीव जनरल ज़िया की बात सुनता रहा खामोशी से, और उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया, उसके जैसे हाथ पांव से जान निकल गई हो। और जनरल ज़िया जो चंद मिनट पहले तक हंसते मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पे इतनी सख्ती आ गई, कहते मैं आदमी पहचाना नहीं जा रहा था कि ये इतनी पर्सनैलिटी इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई कि हंसता मुस्कुराता आदमी इतना सफ़ाक और जालिम कैसे नज़र आने लगा, इतना सख्त गीर कैसे नज़र आने लगा। और जब जनरल ज़िया ने अपनी बात कन्वे कर दी तो फ़ौरन दोबारा अपना चेहरा बदला और मुस्कुराने लगे, और राजीव मिलकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जो बेटा था उससे मिलकर जहाज़ में बैठे और पाकिस्तान वापस आ गए। उसी लम्हे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि हम फ़ौजें वापस बुला रहे हैं। बाद में लोगों ने बताया कि जनरल ज़िया ने उसके कान में ये बात कही कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, और अगर तुमने गलती की पाकिस्तान पर हमला करने की तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, और 57 मुसलमान ममालिक हैं, तुम भी इस्तेमाल कर सकते हो सकता है पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। 57 मुसलमान ममालिक हैं, 56 बच जाएंगे, लेकिन कोई हिंदू मुल्क हम नहीं छोड़ेंगे फिर, क्योंकि भारत एक ही हिंदू मुल्क है, उसको हम तबाह कर देंगे और तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। ये धमकी सुनकर राजीव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं तारीख़ में। आप अगर यूट्यूब पे सर्च भी करें तो आपको मिलेगा। ये तारीख़ का एक हैरत अंगेज़ वाक़या है कि जब जनरल ज़िया ने क्रिकेट डिप्लोमेसी करके इतना सख्त थ्रेट इंडियंस को दिया, और जाहिर है उस वक्त इन्होंने अपना राज खोल दिया था कि पाकिस्तान के पास एक एटमी हथियार मौजूद है। जो एटम बम हमारा था ये उसी फंडिंग से बनाया गया जो हमने अफ़गान जिहाद के नाम पर ली थी, और अमेरिकन को बेवकूफ़ बनाकर हर साल अमेरिकन हमें एक पूरा सर्टिफिकेट देते थे कि पाकिस्तान को इतनी भारी फंडिंग और असलाह और हथियार दिया जा रहा है, और पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान एटम बम नहीं बनाएगा, और पाकिस्तान पूरे यकीन के साथ एटम बम बना रहा था। इससे ज़्यादा ब्रिलियंट लीडरशिप मुमकिन ही नहीं है, इससे ज़्यादा दलेर, इससे ज़्यादा मुसलमान लीडरशिप पॉसिबल ही नहीं है। हमारी तारीख़ में कायद आज़म के बाद आपको सिर्फ जनरल ज़िया-उल हक़ मिलते हैं जिन्होंने दुनिया की ताकतों के साथ इस जुर्रत के साथ मैदान जंग में डील किया। इसराइल भी हमला करने के लिए आ रहा है, इंडिया भी हमला करने के लिए आ रहा है, अमेरिकन भी हॉस्टाइल हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर आप सोवियत यूनियन आपके साथ खड़ा हुआ है, मुल्क के अंदर खौफनाक दहशतगर्दी और बगावतें हो रही हैं। उनके दरमियान में अल्लाह ने एक ऐसा लीडर आपको दिया हुआ था जो मुसलमान भी और सिपासलार भी, विद वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स। मतलब ज़िया वॉज फेमस फॉर दिस, कि अपने गुस्से को काबू रखने में, अपने चेहरे के तासुरात छुपाने में। जैसे कहा कि ये अल्लाह का एहसान है कि उस वक्त अल्लाह ने पाकिस्तान को उस जैसा सिपासलार दिया हुआ था। उससे पहले जब जनरल ज़िया ने ये सारी, एक तरफ तो ये सारी जंगें थी जो पाकिस्तान हैंडल कर रहा था, मगर उसके साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में भी जो फसादात थे, जो झगड़े थे, जो मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा हो गए थे, पाकिस्तान का बड़ा हैरत अंगेज़ किरदार था उन तमाम मसाइल को हल कराने में। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का लीडर बनकर सामने आ चुका था। जनरल ज़िया की ज़ाती पर्सनैलिटी ऐसी थी, तमाम अरब इनकी इज़्ज़त करते थे, ईरानी इज़्ज़त करते थे, पूरी मुस्लिम दुनिया इज़्ज़त करती थी इनकी। तो उस ज़माने में जब ईरान इराक़ जंग हो रही थी तो जनरल ज़िया को OIC का लीडर मुंतखब किया गया, मुसलमान दुनिया का लीडर जनरल ज़िया को मुंतखब किया गया। इन्होंने कोशिशें शुरू की मुस्लिम दुनिया में इत्तफ़ाक़ कराने की, ईरान इराक़ जंग रोकने की। इनकी बड़ी मशहूर तस्वीर है इमाम ख़ुमैनी के पीछे नमाज़ पढ़ने, ईरान गए थे डेलीगेशंस लेके। इनकी कोशिशों से बाद में जाके ईरान इराक़ जंग रोकी गई। जब मिस्र को कैंप डेविड माहदे के बाद अरब लीग से निकाल दिया गया, OIC से निकाल दिया गया, तो जनरल ज़िया ने जाकर फिर मिस्र को वापस लाए, अरबों को मुत्तहिद किया। अरबों को जिस तरह वो डांट डपट करते थे, अरब इनकी डांट सुनते थे, हालांकि उनमें जो अरब लीग का तकब्बुर है कि अपने अलावा किसी की सुनते नहीं, जनरल ज़िया की सुनते थे। What kind of people are we? Is posterity going to remember the unity of the Islamic Conference from the standard that we have?
Is the Muslim conference is going to be remembered for the interpretation that we have on Islam? There is no ideology in Islam other than one ideology. And that's the ideology of Islam. Islam is not divided into factions. Islam is not divided into ideologies. There's only one ideology. Call what you may. But if you're Muslim, then you're followers of the Prophet. वो मशहूर वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे रखी हैं, जब वो यासिर अरफात को मुखातिब करके डांट टपट कर रहे हैं, जब वो अरब दुनिया से कह रहे हैं कि तुमने क्यों PLO को, यासिर अरफात को बाहर निकाल दिया, आपस में मुत्तहिद होकर रहो इसराइल के खिलाफ अगर तुमने लड़ना है। इस मौके के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुसलमान दुनिया से कहा कि अपना कोई लीडर भेजें जो मुसलमान दुनिया की नुमाइंदगी करे, और पूरी मुसलमान दुनिया ने, OIC ने मुत्तफ़िक़ा जनरल ज़ियाउल हक़ से कहा कि आप जाके उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान क़यादत करे मुस्लिम दुनिया की। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जनरल ज़ियाउल हक़ अक़वाम मुत्तहिदा में गए, पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कुरान पाक की तिलावत हुई और आपने खड़े होकर मुस्लिम दुनिया का केस प्रेजेंट किया। एक और बहुत बड़ा तारीख साज़ कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया। ये पहला मौका था कि 150 से ज्यादा मुल्कों की इस अजीम तरीन बैनुल अक़वामी तंजीम में कलाम पाक की गूंज इंतहाई खूबसूरत क़िरात के साथ सुनाई थी। Mr. President, it's a great honor for me and my country that I've been given this opportunity to address this 35th session of the United Nations General Assembly on behalf of the 900 million fellow Muslims. लोग बात करते हैं इमरान की कि उसने इस्लामोफोबिया पे बात की, बच्चों वाली बात है। पूरी मुस्लिम दुनिया की क़यादत जनरल ज़िया को दी गई थी। जो बुजुर्गों ने पाकिस्तान के बारे में खुशखबरियाँ और बिशारतें दी, अल्लाह ने उसकी झलक दिखाई हमें कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले उस वक्त भी हो रहे थे। जो पाकिस्तान फैसला करता था दुनिया मानती थी, चाहे वो मगरबी दुनिया हो या मुस्लिम दुनिया हो, पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले हो रहे थे। पूरी मुस्लिम दुनिया की क़यादत पाकिस्तान के पास थी। जनरल ज़िया की जो इज्जत थी, सारी सारी रात खाना काबा में इबादत करते थे। उम्रे के लिए गए, सारी रात खड़े खाना काबा में रो रहे हैं। अब कौन सा मुसलमान सरबराह है पूरी दुनिया का जो सारी रात खाना काबा में खड़े होकर रोता है या सारी रात मस्जिद नबवी में रोज़े पाक के पास खड़े होकर रोता है? एक अरब हुक्मरान, एक अरब वहाँ पे मस्जिद का जो खाना काबा के इमाम थे, उन्होंने जब जनरल ज़िया को देखा कि सारी रात वो खाना काबा के साथ लगे रो रहे हैं, तो वो वाकई उसने हैरान होकर मशहूर वो जुमला कहा कि ये मुल्क का हुक्मरान है या कोई अल्लाह का वली है। एक जानिब जिस तरह वो पूरी मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान और मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे, पूरी दुनिया में मुसलमानों का केस लेकर जा रहे थे, उस ज़माने में चीन के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कि चीन की हुकूमत ने बड़ी सख्ती की हुई थी सिंकियांग और काशगर के मुसलमानों की कि उनको इजाज़त नहीं थी कि वो हज पर जा सकते या उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं थी। जनरल ज़िया ने चीन से बात की, चीन से कहा कि आप काशगर और सिंकियांग के मुसलमानों को इजाज़त दें कि ये हज पे जा सके और पाकिस्तान उनके लिए रास्ता देगा, पाकिस्तान उनकी मेहमान नवाजी करेगा। वो गरीब और मिस्कीन मुसलमान जो नस्लों से जिनको इजाज़त नहीं थी हज पर जाने की, उम्रे पे जाने की, जनरल ज़िया ने उनके लिए रास्ता खोला। पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर 2 रेस्ट हाउस बनाए गए, काशगर हाउस और खोतन हाउस। पाकिस्तान के जो हाजी कैंप है इनमें इनको ठहराने के लिए इंतज़ाम किए गए। हज़ारों की तादाद में वो गरीब और मिस्कीन चीनी मुसलमान सेंटर आते थे सिंकियांग से कराकोरम हाईवे के ज़रिए, इनको इस्लामाबाद में ठहराया जाता था। इनको इजाज़त थी कि तिजारत कर सकें यहाँ पर। वो अपने साथ सिल्क लेकर आते थे, मोती लेकर आते थे, हैंडीक्राफ्ट्स लेकर आते थे, इस्लामाबाद की सड़कों पर अपने स्टॉल लगाते थे, उनको बेचते थे, पैसा कमाते थे, फिर यहाँ से हज पे जाते थे। PIA के ज़रिए उनको हज पे भेजा जाता था, फिर वो हज करके यहीं वापस आते थे और यहाँ से इज्जत से उनको वापस सिंकियांग और काशगर भेज दिया जाता था।
प्रशांत भाई कैसे मिजाज इज्जत अफजाई और मेहमान नवाजी की गई है। वैसे भी चीन और पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त गहरी दोस्ती, चीनी और पाकिस्तानी ऐसे ही भाई भाई, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ताल्लुक और गहरा हो गया। अल्लामा इकबाल ने जो फरमाया था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, तो ये वही काशगर है सिंकियांग और सेंट्रल एशिया में, जहाँ से उन चीनी मुसलमानों को हज पे जाने की इजाज़त जनरल ज़िया ने दिलवाई। मैं मिला हूँ उन मुसलमानों से, जब वो आया करते थे इस्लामाबाद में, उनके बाज़ार लगते थे, हमने भी कुछ ख़रीदारी की उनसे, उनकी मदद करने के लिए, उस मोहब्बत में और प्यार में। मासूम लोग आंसू से रोते थे वो कि हमें किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी आज तक जितनी हमें पाकिस्तान में मिल रही है, हमें किसी ने रास्ता नहीं दिया उम्रे और हज पे जाने का आज तक जिस तरह पाकिस्तान ने हमारी खिदमत की है। अल्लाह ने ये सब काम जनरल ज़िया के ज़रिए करवाए, पूरी मुसलमान उम्मत को उनके ज़रिए खैर पहुँच रही थी। अब हम वापस आते हैं अफ़गान जिहाद की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा और जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमने अमेरिका की खातिर, डॉलरों की खातिर अफ़गान जिहाद में शिरकत की, वो हमारी जंग ही नहीं थी। जो शख्स ये बात कर रहा है उससे ज़्यादा बेशरम और बेगैरत इंसान मुमकिन ही नहीं है। आपको हमने पूरी जोग्राफियाई सियासत उस दुनिया की और उस वक्त की बता दी, वो ख़तरात बता दिए जो पाकिस्तान को लाहक थे। तो कैसे हमारी जंग नहीं थी? वो हमारी ही तो जंग थी। वो हम क्या करते? सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में छोड़ देते, सोवियत यूनियन से कहते कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आके अफ़गानिस्तान पर कब्जा करके उसको इसी तरह अपनी कॉलोनी बना लो जैसे तुमने ईस्टर्न यूरोप के तमाम ममालिक को बनाया है। और फिर वो सोवियत यूनियन जो चंद साल पहले पाकिस्तान तोड़ चुका था, वो भारत के साथ मिलकर हमें दो तरफ से दबाता और आधा पाकिस्तान हड़प करके गवादर की बंदरगाह तक जाता, हम उसको जाने देते। कैसे हमारी जंग नहीं थी? ये हमारी ही तो जंग थी। ये The immediate impulse to defect was Bangladesh crisis, which was described by American correspondents as Islamic grassroots revolution, which is absolute baloney. There was nothing to do with Islam, and there was no grassroots revolution. Actually, there are no grassroots revolutions, period. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but has nothing to do with grassroots. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea and in Tashkent. सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान तोड़ा था, हम किसी सूरत में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में नहीं छोड़ सकते थे। और फिर यही हुआ कि डेथ बाय 1000 कट्स, दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन ISI ने किया अफगानिस्तान के अंदर। और अल्लाह के फजल से 10 साल के अरसे के अंदर सोवियत यूनियन सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं निकला, सोवियत यूनियन को दुनिया से ही गायब कर दिया गया, तोड़ के इस तरह तबाह बर्बाद किया पाकिस्तान ने कि आज दुनिया के नक्शे पर सोवियत यूनियन नाम का कोई मुल्क ही नहीं है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कर्जा नहीं रखता, उन्होंने पाकिस्तान तोड़ा था, हमने सोवियत यूनियन को दुनिया के नक्शे से ही हटा दिया। भारत ने भी पाकिस्तान तोड़ा है और इसका हिसाब हम बहुत अच्छी तरह अदा करेंगे। ये कर्जा हमने अदा करना है और इसको हमने ग़ज़वा हिंद के लिए रखा हुआ है। जब हम इनके हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएंगे और उन तमाम जराइम का इंतकाम लेंगे जो इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ किए हैं, एक एक शहीद को हमने याद रखा हुआ है, एक एक जुर्म जो इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ किया है हिंदू मुशरिकों ने, उसका हिसाब लिया जाएगा। और वो अल्लाह की मर्ज़ी है, उसकी तकदीर है कि उसने ग़ज़वा हिंद के लिए आखिर में रखा हुआ है उसे। मगर सोवियत यूनियन का हिसाब तो हमने बहुत जल्दी बराबर कर दिया। और सोचें कि पाकिस्तान की इस एफर्ट से, पाकिस्तान ने जो जंग सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ी, उसकी बरकत क्या थी? पूरा सेंट्रल एशिया आज़ाद हुआ, पूरा ईस्टर्न यूरोप आज़ाद हुआ, बर्लिन वॉल गिरी, जर्मनी यूनाइट हो गया। जर्मन इंटेलिजेंस के चीफ ने बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा DGISI को भेजा पाकिस्तान, और उसके नीचे एक नोट लिखा है इसने, टू द वन हु डिलीवर्ड द फर्स्ट ब्लो।
उसके नाम जिन्होंने सबसे पहले सोवियत यूनियन को तबाह करने के लिए पहली ज़रब लगाई। दुनिया रिकग्नाइज करती थी कि अगर पाकिस्तान और आईएसआई उस वक्त सोवियत यूनियन को तबाह ना करते तो पूरी दुनिया से सोवियत यूनियन को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया जनरल ज़िया के एक फैसले से कि हमने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में रोकना है, शिकस्त देनी है और धकेल कर पीछे हटाना है। और अल्लाह ने ये इज्जत पाकिस्तान के नसीब में रखी है। हमारे अंदर के मुनाफिक हैं जो इसको नहीं देख सकते। पूरी दुनिया रिकग्नाइज करती है कि पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी और तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया। और आज जो पूरी दुनिया आप देख रहे हैं, आज जो पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ है, सोचें अगर सोवियत यूनियन आज भी अफगानिस्तान में होता तो फिर दुनिया का नक्शा क्या होता, क्या जियोपॉलिटिक्स होती। जो डिसाइसिव रोल है पाकिस्तान का, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं और उसको जलील कर सकते हैं ये कह के कि डॉलरों की जंग थी और ड्रग्स आ गई और क्लैशनकोफ आ गई। इतना छोटा और जलील इंसान कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी पिक्चर आपको नजर नहीं आ रही कि तारीख के आपने सफ़े पलट दिए। आपने क्रिएटेड अ न्यू डेस्टिनी, यू चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और उसको ये जलील करता है ये कह कर के डॉलरों की जंग थी और क्लैशनकोफ आ गई और ड्रग्स आ गई। ऐसे जलील लोगों का सिर्फ सर काट देना चाहिए, उनको बोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी पाकिस्तान को, पूरी मुस्लिम दुनिया की क़यादत हमारे पास थी। सोवियत यूनियन को हमने तोड़ कर अलग किया, मशरक़ी पाकिस्तान का इंतकाम लिया हमने, हज़ारों लाखों मुसलमानों को आज़ाद कराया जो सेंट्रल एशिया के थे, और ये उसको जलील करते हैं ये कह करके डॉलरों की जंग थी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब हाउ लो वन कैन गो, इंसान कितना जलील हो सकता है, ये नाकाबिल यकीन है। आए कुछ और बातें भी आपको बताएं। सिर्फ जनरल ज़िया ने यह नहीं किया कि अफ़गानिस्तान में इनको शिकस्त दी, यही वो टाइम था कि जब कश्मीरी मुजाहिदीन को भी अफ़गानिस्तान में तरबियत देनी शुरू की गई, जब खालिस्तान के सिखों को भी असलहा और रुपया सप्लाई किया गया और सिखों की तहरीक को इतना भड़का दिया गया कि भारत के लिए अजाब बन गया। इंदिरा गांधी को सिखों ने कत्ल किया था, हमने 71 का हिसाब वहाँ ले लिया उससे, बाकी भारत से लेंगे जैसे कहा ग़ज़वा हिंद में। इंदिरा गांधी का तो हिसाब हमने नकद बड़ी जल्दी बराबर कर दिया था। ये 90s में जनरल ज़िया की शहादत के बाद सिखों की मूवमेंट को, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई बेनज़ीर और नवाज शरीफ की, उन गवर्नमेंट्स में सिखों की तहरीक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, सपोर्ट पाकिस्तान से बंद कर दी गई, उन लोगों को धोखा दिया गया। ये गद्दारियाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ही होती हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन की आप नोट करेंगे, अब तारीख़ ज़रा आप नोट करें कि और क्या क्या हो रहा था इस दौर में, जनरल ज़िया के दौर में। 1988 में अफ़गान जिहाद ख़त्म होता है, 88 में ही जनरल ज़िया को शहीद भी कर दिया गया था, लेकिन उस वक्त तक जो काम वो कर चुके थे, कश्मीर का जहाद पूरी तरह भड़क चुका था, खालिस्तान की तहरीक उरूज पे थी, भारत बुरी तरह फंसाया जा चुका था अपने अंदर, और साथ साथ इसराइल में फ़लस्तीनी इंतफादा 1988 में शुरू होता है। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को पाकिस्तान लाकर इनकी तरबियत की गई अफ़गानिस्तान में, इनको तैयार किया गया, इनको वापस भेजा गया और इसराइल के ख़िलाफ़ जहाद का आगाज़ किया गया। In December 1987, an Israeli army truck collided with a car in the Jabalia refugee camp in Gaza. 4 Palestinians were killed, triggering mass protests. By the end of the first Intifada in 1993, more than 1,000 Palestinians lost their lives, while 16,000 people had been imprisoned. 50 Israeli civilians had been killed. चेचनिया के मुसलमानों को लाकर यहाँ तरबियत की गई अफ़गानिस्तान में, और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ उन्होंने 90s में चेचनिया के अंदर जो फर्स्ट चेचन वॉर और सेकंड चेचन वॉर, आप तारीख उठा के देखिए, जो 90s में चेचनिया के मुसलमानों ने रूस के ख़िलाफ़ जंग की और ग्रोजनी को और चेचनिया को आज़ाद कराया, वो सारे वो मुजाहिदीन थे जिनकी तरबियत पाकिस्तान में कराई गई थी, जिनकी तरबियत अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ जहाद में पाकिस्तान आईएसआई ने करवाई थी। Russians underestimated the Chechen will to fight. Throughout the First Chechen War, Chechen fighters, many of them former Soviet soldiers with combat experience in Afghanistan, dug into the hills and fought a defensive and fierce war of attrition with the Russian troops, not unlike their former Afghani counterparts. यूगोस्लाविया के मुसलमान, बाद में जो बोस्निया के मुसलमान बने, उस वक्त यूगोस्लाविया एक मुल्क था, आज नक्शे पे यूगोस्लाविया कोई मुल्क नहीं है, वो टूट के सर्बिया तो क्रोएशिया तो बोस्निया तो कोसोवो इनमें तब्दील हो चुका है। 92 में 95 के दरमियान जो यूगोस्लाविया में सिविल वॉर हुई, वहाँ बोस्निया की तरफ से लड़ने वाले सारे वो मुसलमान मुजाहिदीन थे जिनकी तरबियत पाकिस्तान में कराई गई, अफ़गानिस्तान में कराई गई, आईएसआई ने उनको तैयार किया था। पूरी मुस्लिम दुनिया में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मुसलमानों को अपने दिफा के लिए लड़ने के, उनको असलहा, रुपया, पैसा
उनकी तरबियत, सब कुछ अफ़गान जिहाद के अंदर करवाया गया और यहाँ से फिर उनको भेजा गया कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, इसराइल के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, रूस के ख़िलाफ़, यूगोस्लाविया के ख़िलाफ़। जहाँ जहाँ मुसलमानों को आज़ादी की ज़रूरत थी, अल्लाह ने पाकिस्तान का किरदार बीच में रखा। बोस्निया में तो पाकिस्तान आर्मी बज़ात ख़ुद जब वहाँ गई थी यूनाइटेड नेशंस में, तो हमने बहुत गहरा किरदार अदा किया था बोस्निया के मुसलमानों को बचाने का। इस हद तक के बाद में तो अक़वाम मुत्तहिदा ने और उन सारी ताकतों ने कोशिश भी की कि पाकिस्तान के DGISI को यहाँ से एक्स्ट्राडाइट करा सकें जंगी जराइम पर, कि इन्होंने क्यों बोस्निया के मुसलमानों की मदद की और क्यों इन्होंने सर्बिया को शिकस्त दी। ज़ाहिर है वो ये कर नहीं सके, लेकिन अल्लाह का ये भी एहसान है जो पाकिस्तानी कौम नहीं जानती कि बोस्निया अगर यूरोप में एक इस्लामी मुल्क के तौर पर आज सलामत है तो वो ISI और पाकिस्तान की वजह से, जिसकी बुनियाद जनरल ज़िया ने रखी थी अफ़गान जिहाद में। जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन चुका था, और सिर्फ मुस्लिम दुनिया का नहीं, आलमी स्टेज पे भी पाकिस्तान एक सेंट्रल किरदार अदा कर रहा था। हकीकी मानों में पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो रहे थे। अब ये मौका था कि जब जनरल ज़िया पूरी दुनिया के लिए, दुश्मनों के लिए ख़तरनाक हो चुके थे, और अब ये तमाम पाकिस्तान के दुश्मनों ने फैसला किया कि जनरल ज़िया को रास्ते से हटाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर वो इतने पॉपुलर थे, पाकिस्तान के अंदर उनसे इतने मोहब्बत करने वाले लोग थे कि अंदर से कोई बगावत करा के जनरल ज़िया को हटाना मुमकिन नहीं था। जिस तरह जनरल अयूब के ख़िलाफ़ इन्होंने एक सियासी तहरीक चलाई थी, बहुत सारी सियासी जमातों को जमा करके, और फ़ौज के अंदर से बगावत करवाई और भुट्टो और मुजीब जैसे लोगों को इस्तेमाल किया, ऐसी कोई कार्रवाई जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ़ौज भी उनसे मोहब्बत करती थी, अवाम भी उनसे मोहब्बत करती थी। अब एक ही तरीक़ा था कि उनको किसी तरह कत्ल कराया जाए। अमेरिकन एम्बेसडर जो इंडिया में था, उसका नाम जॉन गंटर डीन था, उसने ये बात बाद में कही कि मेरे पास इसराइली मोसाद, CIA, इंडियन इंटेलिजेंस के लोग आए और मुझसे इन्होंने कहा कि हमने जनरल ज़िया को कत्ल कराना है, आप हमारी मदद करें इसमें। तो मैंने इनकार कर दिया। जॉन गंटर डीन बाद में लेबनान में अमरीकी सफ़ीर लगा था और इसराइलियों ने उसको वहाँ कत्ल कराने की कोशिश की, क्योंकि यह इसराइलियों के ख़िलाफ़ था, बोल रहा था कि इसराइलियों की ये साजिश है। बाद में इस बेचारे को पागल करके इन्होंने पागल खाना डिक्लेयर करके पागल खाने में बंद करा दिया। ये बहुत अरसा पागल खाने रहा, फिर वहाँ से निकल के इसने मुकदमा किया कि मैं पागल नहीं हूँ और मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने बंद किया था क्योंकि मैं सच बोल रहा था। तो ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड हकीकत है। एक अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने ये बात खुल के कही है कि जनरल ज़िया को शहीद कराने के लिए तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा के लीडर बन चुके थे। पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका था इनके ज़माने में, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका था, और पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया की इस्लामी तहरीकों में जान पड़ गई थी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो चेचेनिया हो, चाहे वो यूगोस्लाविया हो, चाहे मोरोमेंडनाओ हो, चाहे बर्मा हो, चाहे सिंकियांग के मुसलमान हो। अब जाहिर है कि जनरल ज़िया दुश्मनों के लिए ख़तरनाक हो गए थे। Some years later, the then US ambassador to India, John Gunter Dean, suggested that Israel's secret service, Mossad, might have been involved. As its attack on the Iraqi nuclear facility at Osirak had shown, Israel had always been paranoid about the possibility that one of its Arab enemies might acquire an atomic weapon. It was known to be concerned that Zia was developing a Muslim bomb and that this might be supplied to an Arab opponent. When he expressed his concerns to the State Department, Dean was dismissed. और इसी तरह 1988 में उनके तैयारे में बम लगा के, वो अगेन जैसे कहा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी गई। क्या वजह थी? उनका तैयारा गिराया गया। 27 पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान और पाकिस्तान आर्मी की पूरी क़यादत, DGISI, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक़, वो सब शहीद हो गए। इन्वेस्टिगेशन कभी भी नहीं हुई। पाकिस्तान में इस तरह के हादसों की इन्वेस्टिगेशंस कभी नहीं होती, क्योंकि C-130 था। सो अमेरिकन कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना था वो सब पीछे हट गई। किसी ने इन्वेस्टिगेट, लॉकहीड मार्टिन ने इन्वेस्टिगेशंस बंद कर दी। पता ही नहीं चल सका कि असल वजह क्या थी उस तैयारे के गिरने की और उनके शहीद होने की। Because there are both US and Pakistani fatalities, a joint team of Pakistani-US air crash investigators is called in. Normally, America's FBI would expect to be involved, but this time it is forbidden to take part. There is only a cursory examination of the badly burned bodies of the pilots found in the wreckage before they are cremated.
October the 14th, 1988, Washington. The US State Department leaks a story to the New York Times headlined, "Malfunction Seen as Cause of Zia Crash." But when the report comes out 3 days later, the Times' story is now headlined, "Pakistan Points to Sabotage in Zia Crash." But no further investigations into the assassination of Zia have ever been carried out. No detective has ever gathered all the suspects together in the drawing room and then unmasked the real villain. पूरी मुसलमान दुनिया में जनरल ज़िया का सोग मनाया गया। तारीख में पहली मर्तबा खाने काबा में और मस्जिद नबवी में किसी मुसलमान हुक्मरान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पूरी मुस्लिम दुनिया रोई। उनके जनाजे पे 25 लाख से ज़ायद मुसलमान जमा हुए इस्लामाबाद में। इससे बड़ा जनाजा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था, ना उससे पहले ना उसके बाद। पूरी मुसलमान दुनिया से डेलीगेशंस आए उनके जनाजे पर। तुर्की ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट, सारे डेलीगेशंस तुर्की के यहाँ, अरब दुनिया से, अफ़गान मुजाहिदीन के तमाम 6 पार्टीज़ उस वक्त जो मुजाहिदीन की थी वो सब उनके जनाजे पर मौजूद थी। पूरी कौम रोई। देखा 25 लाख लोग ज़बरदस्ती नहीं बुलाए जा सकते ना। पूरी पाकिस्तान से लोग आए उनके जनाजे में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ों से पूछिए जो उस वक्त टेलीविज़न देख रहे थे, पूरी पाकिस्तानी कौम रो रही थी कि आज जनरल ज़िया शहीद हो गए। कई सालों के बाद मेरा मस्जिद नबवी जाने का इंतफाक हुआ तो एक बूढ़े से तुर्क मुसलमान खाने मस्जिद नबवी में कुरान पाक पढ़ रहे थे। मैंने उनको सलाम किया, अदब से उनके पास बैठा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से हो। मैंने कहा पाकिस्तान से। एकदम कहते ज़ियाउल हक और उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। ये जनरल ज़िया की इज्जत थी पूरी मुस्लिम दुनिया में और आज भी है। एक अजीब तकलीफदेह बात है, जब अयूब खान को हटाना था, जब दुश्मनों ने अयूब खान को हटाना था तो इस काम के लिए उन्होंने भुट्टो को इस्तेमाल किया। अयूब खान को हटाकर भुट्टो को लाया गया जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। पाकिस्तान तोड़ा भी और पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नेशनलाइज करके तबाह कर दिया। जब जनरल ज़िया को हटाने का वक्त आया तब भी भुट्टो की बेटी को इस्तेमाल किया गया। और क्या अजीब बात है कि जब जनरल मुशर्रफ को हटाने का वक्त आया तब भी भुट्टो की बेटी को ही इस्तेमाल किया गया। ये पूरा ख़ानदान हमेशा से ही पाकिस्तान को तकलीफ़ देता आया है। जनरल ज़िया की शहादत के बाद बेनज़ीर को पाकिस्तान लाया गया और उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया और फ़ौरन ही आसिफ अली ज़रदारी जो आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं जो साहब, वो पाकिस्तान के फ़र्स्ट मैन बन गए। फ़र्स्ट लेडी तो नहीं बनेंगे, फ़र्स्ट मैन बनेंगे वो। और उसके बाद पाकिस्तान की तबाही का वो शानदार दौर शुरू हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तंज़िया कह रहे हैं, जो 90s का पूरा पीरियड है जिसके अंदर वो इज़्ज़त जो हमने 80s में कमाई थी वो पूरे उस 90s के पीरियड में तबाह बर्बाद करके रख दी। इस पॉलिटिकल सियासी तमाशे ने, जमहूरी तमाशे ने जो मचाया गया। चंद सालों के बाद हुकूमतें बदल रही थी, बेनज़ीर नवाज शरीफ, और वो केओस और अनारकी बची और वो बगावतें करवाई गई पूरे मुल्क में। हत्ता कि फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की गई कि जिसके नतीजे में बिलाखिर फिर मुशर्रफ का मार्शल लॉ लग गया। मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि फ़ौज जब भी इक़्तिदार में आती है उस जमहूरी सियासी तमाशे की वजह से आती है कि जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुका होता है। अयूब खान भी इसी वजह से इक़्तिदार में आए थे। भुट्टो के दौर में जो अनारकी और फसाद मच गया था उसकी वजह से जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आए थे। और इनको हटाने के लिए भी जब ये फ़ौजी हुक्मरान मुल्क को इतना मुस्तहकम कर देते हैं जब दुश्मनों के लिए ख़तरा बन जाता है, फिर इनको हटाने के लिए पाकिस्तान की ही सियासी जमातें इस्तेमाल होती हैं गैर मुल्की ताकतों के हाथों, ताकि मजबूत हुक्मरान को हटाकर क्योस और अनारकी के पीरियड को वापस लाया जाए ताकि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके। ये एक साइकिल है जो आप हर डेकेड में देखेंगे।
इसीलिए जनरल ज़िया की शहादत के बाद पाकिस्तान वो मकाम खो बैठा जो अल्लाह ने पाकिस्तान को जनरल ज़िया के दौर में दिया था। जैसे कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी, नवाज बेनज़ीर, इनके दौर चलते रहे और वो पाकिस्तान की तबाही का दौर शुरू हुआ। अफ़गान जहाद केओस और अनार्की में तब्दील हो गया। वो जो फल हमें अफ़गान जहाद का मिलना था, इतनी मेहनत करके जनरल ज़िया ने वो सारे पौधे लगाए थे, वो बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने इस तरह मिस हैंडल किए कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई और पाकिस्तान के हाथ कुछ भी नहीं आया अफ़गानिस्तान से। कश्मीर का जहाद जो चल रहा था 90s में उसको ख़त्म कर दिया गया। खालिस्तान की तहरीक जो चल रही थी 90s में उसको ख़त्म कर दिया गया। पूरी मुसलमान दुनिया में जो हमारा रोल था 90s में वो ख़त्म होकर रह गया। चीन के मुसलमानों का जो रास्ता था हज का पाकिस्तान के थ्रू, उसको 90s में बंद कर दिया गया। तमाम वो काम जो मुस्लिम दुनिया की क़यादत हमारे पास थी 90s में वो हमारे हाथ से निकल गई। ज़ाहिर है नवाज शरीफ और बेनज़ीर की कौन इज़्ज़त करता था? OIC क्यों इनको मुस्लिम दुनिया की क़यादत देंगे जिस किस्म की इज़्ज़त जनरल ज़िया के नसीब में थी? तो ये बहुत तकलीफ़देह पीरियड था जनरल ज़िया के इंतकाल की। जिन्होंने जनरल ज़िया का दौर देखा हुआ था वो अपने हाथों पाकिस्तान की तबाही देख रहे थे और उसी तरह देख रहे थे जिस तरह अयूब खान के दौर की शानदार तरक्की को ये भुट्टो के हाथों तबाह होते उन्होंने पहले देखा था। ये सारी बातें आपको बतानी इसलिए ज़रूरी हैं कि सियासी बयानिए में सिर्फ फ़ौज को इल्ज़ाम दिया जाता है कि फ़ौज ने आकर मुल्क तबाह कर दिया, फ़ौज ने सियासतदानों को पनपने ही नहीं दिया, फ़ौज ने जमहूरियत को चलने ही नहीं दिया, फ़ौज हर दफ़ा आके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेती है, डॉलरों की जंग लड़ती है। आप अगर इतने बेवकूफ़ और जाहिल हैं कि अल्लाह ने आपको कोई फ़िरासत ही अता नहीं की तो फिर ऐसे इंसान को हलाक ही हो जाना चाहिए। वो काबिल है कि इसके ऊपर नापाक और पलीत सियासतदान हुकूमत करते रहे। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने अगर पाकिस्तान को आज इस मकाम पर पहुँचाया है, जो पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाया है, जो इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फ़ैसले हुए हैं, हमने दुनिया का नक्शा बदला है, उम्मत मुस्लिमा की तकदीर तब्दील कर दी है, वो सब सिपा सलारों के हाथों। उस वक्त जब पाकिस्तान के हुक्मरान सिपा सलार थे, क्योंकि ये हमारे मिजाज के मुताबिक है। तारीख़ इस्लाम में हमेशा मुसलमानों ने इसी वक्त डिलीवर किया जब हमारा हाकिम एक सिपा सलार। हमने कभी किसी कमीने, जलील, बेशरम, बेगैरत, मुल्क से बाहर दौलत रखने वाले, करप्ट, जानी, बदकार, पॉलिटिकल लीडर की क़यादत में मुसलमानों ने तारीख़ इस्लाम में कभी तरक्की नहीं की। हमने हमेशा तरक्की उस वक्त की है जब हमारा एक सिपा सलार हो जिसके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान था। आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान की तकदीर अल्लाह जब भी बदलेगा, एक ऐसे मुजाहिद के हाथों बदलेगा, एक ऐसे सिपा सलार के हाथों बदलेगा कि जो एक हाथ में कुरान रखेगा और एक हाथ में तलवार, और उसके पास वो निगाह होगी, वो सखन दिल नवाज होगा, वो जाँपुर सोज होगी कि वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की फ़िक्र रख सके। ये जवाब देने वाले कि मईशत ठीक होगी तब हम कश्मीर की बात करेंगे, मईशत ठीक होगी तब हम फ़लस्तीन की बात करेंगे। जो ये बात कर रहा है समझ जाएं कि वो जलील आदमी है, अल्लाह ने उसके नसीब में कुछ नहीं लिखा हुआ। जितने मुश्किल हालात जनरल ज़िया को मिले थे पाकिस्तान की तारीख़ में, सिर्फ क़ायद-ए-आज़म को उतने मुश्किल हालात मिले थे। जितने ख़तरात पाकिस्तान पर एक साथ हमलावर हुए थे वो पाकिस्तान की तारीख़ में क़ायद-ए-आज़म के बाद किसी और हुक्मरान को नहीं मिले जितने जनरल ज़िया को। और जिस शानदार तरीक़े से उन्होंने पाकिस्तान की न सिर्फ हिफाजत की बल्कि पाकिस्तान को मजबूत किया, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत अपने हाथ में ले ली, वो रोल मॉडल है आने वाली मुसलमान क़यादत के लिए। जनरल ज़िया मिशन मुकम्मल नहीं कर सके, तकमील पाकिस्तान उनके हाथों नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही रियासत का काम उन्होंने शुरू कर दिया था, मगर उसको मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि उनको शहीद कर दिया गया। अफ़गानिस्तान में जो तबाही मची उसमें जनरल ज़िया का कसूर नहीं है, उनको शहीद कर दिया गया था। वो पूरे अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का एक सूबा बना चुके थे। उनका प्लान यही था कि पूरा अफ़गानिस्तान हमारी एक एक्सटेंशन होगा। अफ़गान मुजाहिदीन इस तरह जनरल ज़िया से प्यार करते थे कि जनरल ज़िया की जब शहादत हुई कि अफ़गानिस्तान के एक एक घर में जो मुजाहिदीन से वाबस्ता था वहाँ जनरल ज़िया की तस्वीरें लगी हुई थी। मैं खुद चूँकि अफ़गान जहाद से उस वक्त ताल्लुक़ रखता था, उस वक्त मैं खुद जनरल ज़िया का सारा दौर, मेरा तकरीबन उनके आखिरी दौर से लेके बेनज़ीर के दौर तक तमाम वो वक्त मैंने अफ़गानिस्तान में गुजारा मुजाहिदीन के साथ। तो मैं जानता हूँ कि मुजाहिदीन के इलाक़ों में सिर्फ ये कह देना काफ़ी था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लोग उठ कर आपसे मिलते थे। इतनी इज़्ज़त थी जनरल ज़िया की वजह से पाकिस्तानियों की। और आज किस तरह दुश्मनी है पाकिस्तान की इन लोगों के साथ, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी, जो खिदमत हमने की थी, जो मोहब्बत और प्यार हमने दिया था, जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया
जिस तरह भुट्टो ने अयूब खान की सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का एक रात में बेड़ा गर्क करके रख दिया। और इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि ये सब तबाही सियासी लीडरों के हाथों हुई है। हमारे सिपा सलारों ने पाकिस्तान की तामीर की है। अभी हमने आपके सामने जनरल ज़िया का दौर डिस्कस किया है, कायद आज़म से लेके जनरल ज़िया के दौर तक हम आए हैं और आपके सामने सब कुछ रख दिया है। जो जो बात हमने कही है उसकी आप तस्दीक कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, एक लफ्ज़ झूठ नहीं है इसके अंदर। मगर ये वो तारीख़ है जो आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये तारीख़ सियासी जमातों को सूट नहीं करती, कमीने और जलील लिबरल और सेकुलर लोगों को सूट नहीं करती, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं उनको सूट नहीं करती, वो सब जो मुतमईन बेगैरत हैं उनको सूट नहीं करती। इसलिए वो ना मीडिया में इस बात को बताते हैं, ना तालीमी निज़ाम में, ना इसका कहीं जिक्र किया जाता। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने जो इज़्ज़त पाकिस्तान को जनरल अयूब और जनरल ज़िया के दौर में दी थी, उसको ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते ये सियासी लोग, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को लूटा है, तबाह और बर्बाद किया है, बेचा है और हमारी इज़्ज़त और आबरू के सौदे किए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अल्लाह जब भी पाकिस्तान को रूज देना चाहेगा, हमें एक मुसलमान सिपा सलार देगा, जिसके ज़रिए इस पाकिस्तान की वो तकदीर मुकम्मल होगी जो अल्लाह ने लिखी हुई है, तकमील पाकिस्तान होगा। और वो जो कुछ खुशखबरियाँ अल्लाह ने पाकिस्तान के नसीब में लिखी हैं, ग़ज़वा हिंद से लेकर फ़लस्तीन की आज़ादी तक, वो अल्लाह उसके हाथों पूरा करेगा इंशाअल्लाह। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए